हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमटीपी जो कि आईसीएमएआई ने दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए इश्यू किए। और कौन सा एमटीपी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सर हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 10 का एमटीपी जो कि है आपका सीएमए इंटर का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में आप कॉस्ट एफएम बोल देते हो। एमटीपी क्वेश्चन पेपर है ये दिसंबर 2022 का, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस 2016 का, पेपर नंबर 10 सीरीज 1 यू कैन से। तो सर सबसे पहले तो अगर पेपर का एक बार पैटर्न डिस्कस कर लें तो 3 घंटे का जैसा कि हमारा पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। और अपना जो पेपर नंबर 10 है ये 2 पार्ट्स में होता है। पहला जो पार्ट है वो रहता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 50 मार्क्स और दूसरा पार्ट रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स। सेक्शन ए आपका रहेगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और जो सेक्शन ए है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में सबसे पहले तो 6 एमसीक्यू क्वेश्चन है एक एक नंबर के। इसके बाद 4 मैच द फॉलोइंग है एक एक नंबर के और 4 ट्रू फॉल्स है एक एक नंबर के। अकॉर्डिंगली जो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है 14 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, लेकिन चारों अटेम्प्ट नहीं करने, आपको उसमें से केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 12-12 नंबर का है। तो 14 मार्क्स का पार्ट 1 हो गया, तो 36 मार्क्स का अपने को पार्ट 2 अटेम्प्ट करना है ताकि 50 मार्क्स के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर आप अटेम्प्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो, यू कैन सी कि सर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है थ्योरी है, शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, 4 शॉर्ट नोट है जिसमें से 3 अपने को अटेम्प्ट करने। डिटेल में मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा आपके साथ, पहले एक बार जस्ट मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूं क्या है। सेक्शन बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जो है इसमें अगेन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले 6 मार्क्स के एक एक नंबर के एमसीक्यू, देन 4 नंबर के मैच द फॉलोइंग और फिर 4 नंबर के ट्रू फॉल्स। मतलब सिमिलर पैटर्न रखा है, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। पार्ट 2 में आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं 7, 8, 9, 10, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और हर क्वेश्चन की वेटेज 12-12 नंबर की है। तो अकॉर्डिंगली 50 मार्क्स का आपको एफएम अटेम्प्ट करना है। इसमें भी आप देखोगे 7 जो क्वेश्चन नंबर 7 है 2 पार्ट कर दिए ए बी, क्वेश्चन नंबर 8 के भी 2 पार्ट ए बी, क्वेश्चन नंबर 9 के भी 2 पार्ट ए बी और क्वेश्चन नंबर 10 थ्योरी रखा है, 4 में से 3 शॉर्ट नोट आपको मेंशन करने। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50-50 मार्क्स की वेटेज है, बिल्कुल सेम पैटर्न दोनों का यहां पे रखा गया। चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से जो एमटीपीज वगैरह आते हैं उनका हम हमेशा सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। हमारी यूट्यूब चैनल पे पूरी की पूरी रिवीजन सीरीज रहती है चैप्टर वाइज। मेरे सब्जेक्ट्स की तो रहती है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एफएम, ओएमएसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनल में अगर मैं बात करूं एसएफएम, एचसीएम। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए। और साथ में हम टेलीग्राम चैनल पे फ्री टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करते हैं, जिसपे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको बताया जाएगा किस दिन कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा और नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशंस वहीं पे अपलोड किए जाते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसका पार्ट 1, जिसमें सबसे पहले 6 एमसीक्यूज हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव। एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन है, जिसमें जो ऑप्शन सही है वो आपको सिलेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ ब्रांचेस। अकाउंटिंग में कितनी ब्रांचेस हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली? सर 2, 3, 4 या नन ऑफ द अबव। तो 3 ब्रांचेस है सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 3 ब्रांचेस कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स डिटेल्स एज शोन इन सेल्स बजट आर। जब आप सेल्स बजट बनाते हो तो हम जो सेल्स डिटेल दिखाते हैं वो एरिया वाइज दिखाते हैं। सर एरिया वाइज दिखा सकते हो, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, कोलकाता, सिलीगुड़ी, इस तरीके से चलता है। मंथ वाइज भी दिखा सकते हो।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से। सर प्रोडक्ट वाइज यस दिखा सकते हो ए बी सी डी, तो इसका मतलब आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अप्लाइड टू कैलकुलेट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला। सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला हो सकता है यहां पे ए क्यू माइनस एस क्यू। सर प्राइस का डिफरेंस देखना है, तो एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का डिफरेंस होगा, तो ए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्वांटिटी का डिफरेंस है, सी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी क्वांटिटी का डिफरेंस है, बी या डी में से होगा। तो हम जो अप्लाई करते हैं वो करते हैं एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, और अगर ब्रैकेट में प्राइस होता है तो इसको मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करना होता है, और वो भी एक्चुअल क्वांटिटी। तो योर करेक्ट आंसर इज बी। फॉर्मूला पता होना चाहिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या है, आप इजीली इसको कर दोगे। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, which of the following is or are often the cause or causes of differences between actual and standard cost of material and labor। actual cost of material और standard cost of material या actual cost of labor standard cost of labor में डिफरेंस के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। सर प्राइस चेंजेस फॉर मटेरियल, सर यस, अगर मटेरियल के प्राइस में चेंज होगा तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल में चेंज देखने को मिलेगा। एक्सेसिव लेबर आवर्स, अगर लेबर आवर्स ज्यादा यूज करोगे तो भी आपको एफिशिएंसी वेरिएंस देखने को मिलता है, जो कि लेबर के केस में होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ मटेरियल करोगे तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस देखने को मिलेगा, जो मटेरियल कॉस्ट को इंपैक्ट करेगा। तो इसका आंसर होगा सर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिफर करते हैं। पॉइंट नंबर 5, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज प्लानिंग एंड कंट्रोल। सर प्लानिंग एंड कंट्रोल काम होता है टॉप मैनेजमेंट का। लोएस्ट लेवल टॉप मैनेजमेंट, ऑल लेवल नन ऑफ द अबव। सर टॉप मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना। और लास्ट जो सिक्स्थ एमसीक्यू है, व्हाट विल बी द लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस निकालना है। अगर स्टैंडर्ड आवर्स है 400 एट द रेट ऑफ ₹1 पर आवर और एक्चुअल आवर्स है 380 एट द रेट ऑफ 1.5 पर आवर, तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट ₹1, एक्चुअल रेट 1.5 मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल पेमेंट आवर्स 380। तो सर इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1.5 इंटू 380, 190 एडवर्स आ जाएगा। तो सर ये आ जाएगा डी विल बी योर करेक्ट आंसर, 190 एडवर्स। तो ये 6 एमसीक्यूज हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हो सर इसमें 2 एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, इवन 3 कह सकते हो, क्योंकि सेल्स बजट वाला जो पार्ट है वो भी प्रैक्टिकल बेस्ड ही है, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला भी प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं नो डाउट कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिकल बेस्ड है और कुछ थ्योरी बेस्ड है। इसके बाद नेक्स्ट जो है बी पार्ट, वो है मैच द फॉलोइंग। 4 मैच द फॉलोइंग है एक एक नंबर के। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट रेशियो, सेल्स वैल्यू वेरिएंस एंड कांस्टेंट ऑन वेरियस रिसोर्सेज। और कॉलम बी में लिखा हुआ है लिमिटिंग फैक्टर, जो कि कांस्टेंट होता है, तो 4 को आप ए के साथ मैच कर सकते हो। बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, ये सेल्स वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला है, तो 3 को आप बी के साथ मैच कर सकते हो। आइडियल रेशियो 0.67 होता है फिक्स्ड एसेट रेशियो का, तो सर सेकंड को आप मैच कर सकते हो सी के साथ। और कॉस्ट ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, तो आप 1 को मैच कर सकते हो डी के साथ। तो ये 4 सिंपल से मैच द फॉलोइंग हमारे पास गिवन थे। इसके बाद ट्रू फॉल्स हैं, 4 नंबर के एक एक नंबर के 4 ट्रू फॉल्स हैं। कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग। बिल्कुल यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कोई मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कोई कॉस्ट कैलकुलेट करके नहीं बताता, वो बस एक इंडस्ट्री में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हमें यूनिफॉर्म तरीका बताता है कि इस तरीके से कैलकुलेशन करे तो एक इंडस्ट्री में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ये कोई मेथड ऑफ कॉस्टिंग तो नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेलर्स नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ मैनेजमेंट। कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टेलर कर देता है, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट मॉडिफाई करके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाता है। सर बिल्कुल ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है। मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, इज अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम टोटल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दोगे तो उसको मार्जिनल कॉस्टिंग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो सर, ट्रू है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है 14 मार्क्स का,
काफी ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए। बिट क्वेश्चंस के बोला जाता है इनको, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, एमसीक्यूज, इनको बिट क्वेश्चंस बोला जाता है। तो ये जो बिट क्वेश्चंस है ये मोस्टली थ्योरेटिकल रहते हैं, कुछ इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन एक आध देखने को मिल सकता है। ये जो बिट क्वेश्चंस हैं, अगर आपको पूरी की पूरी बिट क्वेश्चंस की बुकलेट का सॉल्यूशन चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट ने ICMAI ने इश्यू करी हुई है, तो हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी वो अपलोडेड है। कॉस्ट FM का पूरी की पूरी बिट क्वेश्चन की बुकलेट वहां पे मैंने सॉल्व करवाई हुई है, आप उसको देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट 2, कहते हैं आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 5, मतलब 4 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क्स, 12 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको यहां पे अटेम्प्ट करके देने। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट अगर डिस्कस करें तो काफी सिंपल है, मार्जिनल कॉस्टिंग से ये क्वेश्चन रिलेट करता है। ए फॉरेन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश ए कंपनी इन इंडिया टू प्रोड्यूस मिनरल वाटर based on the estimated annual sales of 50,000 bottles of the mineral water. Cost studies produce the following estimates for the Indian subsidiary. ये जो 50,000 बॉटल्स की बात कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा आपको बताया है। ये टोटल एनुअल कॉस्ट है, मटेरियल 2,10,000, लेबर 1,50,000, फैक्ट्री ओवरहेड 92,000 और एडमिन एक्सपेंस 40,000। 50,000 बोतल के लिए ये खर्चा आएगा, इनका ये कहना है। साथ में आपको एक परसेंटेज बताया है ऑफ टोटल एनुअल कॉस्ट विच इज वेरिएबल। इसका मतलब 2,10,000 100% सारा का सारा वेरिएबल है। लेबर जो 1.5 लाख रुपए है इसमें 80% वेरिएबल है, इसका मतलब 1,20,000 तो इसके अंदर वेरिएबल है, तो बच गया फिक्स आपका 30,000 रुपए का पोर्शन। फैक्ट्री ओवरहेड जो है 92,000, इसमें 60% वेरिएबल है, तो बच जाएगा फिक्स्ड पार्ट। तो 92,000 का 60% तो वेरिएबल है 55,200, और जो बाकी बच गया 40% 36,800 फिक्स पार्ट हो गया, और 40,000 रुपए एडमिन एक्सपेंस है जिसमें 35% वेरिएबल है। तो सर 40,000 का 35% तो 14,000, 14,000 तो वेरिएबल है और बाकी आपका फिक्स रहेगा 26,000। तो अकॉर्डिंगली आप अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करो फिलहाल के लिए, तो सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट में 2,10,000 मटेरियल है, 1,20,000 लेबर है, 55,200 फैक्ट्री ओवरहेड है और 14,000 एडमिन ओवरहेड है। तो 3,99,200 ये तो वेरिएबल है। अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करोगे तो सर लेबर में फिक्स्ड पार्ट है 30,000 का, फैक्ट्री ओवरहेड में 36,800 का, एडमिन ओवरहेड में 26,000 का, तो 92,800 जो है वो आपका फिक्स्ड पार्ट है टोटलिटी में। द इंडियन प्रोडक्शन विल बी सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव हु विल रिसीव ए कमीशन ऑफ 8% ऑन द सेल प्राइस। जो भी माल इंडिया में बेचेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बेचेंगे और उनको एक कमीशन दिया जाएगा सेल प्राइस का 8%। तो ये सेल कमीशन है और सेल प्राइस का एक परसेंटेज है, तो सर ये वेरिएबल होगा सेल के अकॉर्डिंगली। नो पोर्शन ऑफ द स्पेनिश ऑफिस एक्सपेंस इज टू बी एलोकेटेड टू द इंडियन सब्सिडरी। जो हमारा हेड ऑफिस होगा उसका कोई खर्चा हम इस सब्सिडरी पे डिवाइड नहीं कर रहे। क्वेश्चन क्या चाहता है, पहली रिक्वायरमेंट तो काफी ज्यादा सिंपल है, कहते हैं कंप्यूट द सेल प्राइस, सेल प्राइस निकाल के बताओ पर बॉटल टू एनेबल द मैनेजमेंट टू रियलाइज एन एस्टिमेटेड 10% प्रॉफिट ऑन द सेल प्रोसीड इन इंडिया। देखो हमें सेल प्राइस निकाल के बताना है और हमें यह पता है कि सर सेल होती है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होती है। तो ये क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2A का पहला पार्ट, सर अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कॉस्टिंग को लेकर कि सेल जो होती है वो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। अगर मैं सेल एक्स अज्यूम करता हूं, टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो सर टोटल कॉस्ट तो अपने पास ऑलरेडी गिवन ही है, 2,10,000 प्लस 1,50,000 प्लस 92,000 प्लस 40,000, 4,92,000 तो मेरी एक कॉस्ट है। लेकिन सर इस कॉस्ट के अंदर कमीशन इंक्लूड नहीं है क्योंकि कमीशन अलग से दिया हुआ है 8% सेल प्राइस का। तो अगर आप सेल एक्स मानते हो तो इसका 8% विल बी योर सेल कमीशन, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट बन गई। साथ में क्वेश्चन कहता है हमें प्रॉफिट चाहिए 10%, वो भी सेल प्रोसीड का। तो
तो सर सेल अगर एक्स होगी तो इसका 10% आपको प्रॉफिट चाहिए। कैलकुलेट कर लो एक्स कितना आ जाएगा, 4,92,000 डिवाइडेड बाई 0.82 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपकी जो सेल वैल्यू है वो आएगी 6 लाख रुपए। और अगर आपकी टोटल सेल वैल्यू 6 लाख रुपए होगी जो कि 50,000 बोतल के लिए, तो क्वेश्चन सेल प्राइस पर बोतल जानना चाहते हैं, तो आप इजीली बता दो सेल प्राइस पर बोतल। तो 6 लाख रुपए अगर 50,000 बोतल्स के लिए है, कितना 12 रुपए हो गया, 12 रुपए का सेलिंग प्राइस होगा। ये पॉइंट नंबर 1 की रिक्वायरमेंट है। और सेकंड और ज्यादा इजी है, कहते हैं कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी एंड ऑल्सो इन नंबर ऑफ बोतल। मतलब यूनिट्स और रुपी दोनों में आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के देना है फॉर द इंडियन सब्सिडरी ऑन द एजम्पशन दैट द, और अब आपको जो सेल प्राइस लेना है वो 14 पर बोतल लेना है। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सेल प्राइस 14 पर बोतल लेना है तो आप वेरिएबल कॉस्ट भी पर बोतल निकाल लो। वेरिएबल कॉस्ट अगर पर बोतल हम कैलकुलेट करते हैं तो सर हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी टोटलिटी में 3,99,200। एक तो आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट है 50,000 बोतल्स के लिए। सर इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा है कि 8% जो है सेल प्राइस का वो कमीशन भी जाएगा। तो अगर 14 रुपए का सेल प्राइस होगा तो इसका 8% आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ये आ जाएगा 9.104। तो अकॉर्डिंगली आपको आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल जाएगा पर बोतल 14 माइनस 9.104, 4.896। और रुपी टर्म्स के लिए पीवी रेशियो भी शो कर दो, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू 100। तो ये आ जाएगा 34.9714 परसेंटेज टर्म। क्वेश्चन कहता है ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में बताओ। अगर ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में बताना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। सर फिक्स कॉस्ट है 92,800, 92,800 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 34.9714%। सर ये आ जाएगा अप्रॉक्स 265 360, 360। और यही अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट करना है बोटल्स की टर्म में, तो सर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4.896। ये आ जाएगा अप्रॉक्स 18954 बोटल्स। एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे 8 नंबर की वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। और बी पार्ट जो है इसका 4 नंबर में, ये तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं कंपनी का अगर पीवी रेशियो 60% है, देखो सेल के दो पार्ट होते हैं, या तो वेरिएबल कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन सेल का जो परसेंटेज होता है उसको पीवी रेशियो बोलते हैं, तो बचा हुआ पार्ट वेरिएबल कॉस्ट होता है। इसका मतलब पीवी रेशियो अगर 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट 40% होगी। क्वेश्चन कहता है वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए है, जो कि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 40% होगी सेल का। तो व्हाट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सर अगर 20 रुपए वेरिएबल कॉस्ट 40% को इंडिकेट करता है तो सेलिंग प्राइस आपका होगा 20 डिवाइड बाई 40%, 50 रुपए कैलकुलेट होके आएगा। सिंपल कॉन्सेप्चुअल है। तो 20 रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट है जो कि 40% ऑफ सेल को इंडिकेट करेगा, तो 50 रुपए आपका सेलिंग प्राइस होगा। 4 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से 12 नंबर का जो सेकंड क्वेश्चन था ये पूरा का पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग में से था, जिसमें पूरे में से पूरे 12 नंबर आप लेकर आ सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3A का जो पार्ट है ये आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से पूछा गया, और जो बी पार्ट है वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का पार्ट है। तो अगर हम 3A देखें पहले, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू लेबर ऑफ ए लिमिटेड
engaged in a week of December 2022 for job X. लेबर वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चन है. स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन द गैंग, स्किल्ड वर्कर्स बता दिए, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, टोटल बता दिया. ये स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स. स्टैंडर्ड वेजेस का रेट पर आवर बता दिया. एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द गैंग भी बता दिए और एक्चुअल वेज रेट पर आवर बता दिया. 40 घंटे का वीक है. इन ए 40 आवर्स वीक द गैंग प्रोड्यूस 1080 स्टैंडर्ड आवर्स. मतलब गैंग ने इतना प्रोडक्शन किया है जो कि 1080 स्टैंडर्ड आवर्स में होता. मतलब क्वेश्चन ने आपको यह नहीं बताया कि प्रोडक्शन की क्वांटिटी कितनी है, बट ये बता दिया कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसके स्टैंडर्ड आवर्स 1080 है. द एक्चुअल नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर इज 2 टाइम ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर. कहते हैं सेमी स्किल्ड वर्कर जो है एक्चुअल में वो अनस्किल्ड का डबल है. तो वो तो दिख ही रहा है कि जो अनस्किल्ड है उसका डबल है सेमी स्किल्ड वर्कर. द एक्चुअल नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर इज 2 टाइम ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर. सर वो तो ऑलरेडी दिख रहा है. टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल वर्कर इज सेम एज द स्टैंडर्ड गैंग. स्टैंडर्ड गैंग में 36 वर्कर है तो कहते हैं एक्चुअल में भी उतने ही है. तो वो तो दिख ही रहा है सर, इसका टोटल भी एक्चुअल भी तो 36 ही आ रहा है. तो इस लाइन की तो कोई रेलेवेंसी नहीं रह गई फिर क्वेश्चन में. द रेट वेरिएंस ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर इज 6400 फेवरेबल. कहते हैं जो सेमी स्किल्ड वर्कर है इनका जब लेबर का रेट वेरिएंस निकाला गया है तो वो 6400 फेवरेबल है. 6400 फेवरेबल है. तो सर उसमें भी मुझे कोई बड़ी बात लग नहीं रही, क्योंकि सेमी स्किल्ड वर्कर की अगर रेट की मैं बात करूं तो 30 माइनस 20 लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल आवर्स. एक्चुअल आवर्स, तो सर एक्चुअल आवर्स की बात करें तो सेमी स्किल्ड वर्कर 16 थे और 40 घंटे का वीक है तो 16 इंटू 40 होता है 640. तो ये कैलकुलेशन करी होगी इन्होंने. तो 30 माइनस 20 इंटू 640 तो सर ये 6400 आ गया. 6400 फेवरेबल आ गया. तो इसमें भी कुछ नया नहीं देखने को मिल रहा मेरे को. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द फॉलोइंग. पहले पॉइंट का आंसर सीधा सीधा क्वेश्चन में ही गिवन है. द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स और लेबर्स इन ईच कैटेगरी. तो सर सीधा आंसर है स्किल्ड वर्कर्स 12 है, सेमी स्किल्ड वर्कर 16 है, अनस्किल्ड वर्कर 8 है. तो पहले में तो कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है. दूसरे में कहते हैं लेबर का मिक्स वेरिएंस निकाल के दो. तीसरे में सब एफिशिएंसी मतलब यील्ड वेरिएंस यू कैन से. चौथे में रेट वेरिएंस और पांचवें में कॉस्ट वेरिएंस. तो सर बी, सी, डी और ई में अपने को थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. इसके लिए अगर मैं आपके सामने थोड़ा सा डेटा रखूं तो सर पहले अगर मैं बात करूं कि हमारे पास स्टैंडर्ड गिवन है तो स्टैंडर्ड आवर्स, ये स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट, तो ये कॉस्ट आ जाएगी एक तरीके से. और एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट और अमाउंट. रफली कैलकुलेशन दिखा रहा हूं आपको. तो क्वेश्चन ने देखो क्या कहा है कि 1080 स्टैंडर्ड आवर्स है. मतलब जो स्टैंडर्ड आवर्स है वो है हमारे 1080 और एक्चुअल आवर्स की मैं बात करूं तो एक्चुअल आवर्स आप कैलकुलेट कर लो. 12 वर्कर 12 इंटू 40 480 घंटे हो जाएंगे. इनके नाम अगर मैं मेंशन कर देता हूं एक बार तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड है. तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड है. नेक्स्ट है 16 इंटू 40 640 आवर्स. और सर लास्ट आपका 8 इंटू 40 320 आवर्स. ये आपको एक्चुअल आवर्स पता चल जाते हैं. 480 प्लस 640 प्लस 320 1440. सर एक्चुअल रेट भी लिख देता हूं 70 20 20 है. अकॉर्डिंगली आप ये कैलकुलेशन शो कर सकते हो. ये आ गया 33,600, ये आ गया 12,800, ये आ गया आपका 6,400. तो इसका टोटल किया जाए तो ये आ जाएगा आपका 52,800.
बीच में देखो मिक्स वेरिएंस के लिए हमें जरूरत पड़ती है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स की, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स की। और सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो हमारा जो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं या ये जो स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं ये इस वाले प्रोपोर्शन में होते हैं। अब इनको मैं अगर आवर्स में भी कन्वर्ट करूंगा तो सबको 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोपोर्शन तो सेम ही रह जाना है। जो नंबर ऑफ वर्कर्स का प्रोपोर्शन होगा वही नंबर ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स का प्रोपोर्शन भी होगा। तो अगर मैं इसके प्रोपोर्शन की बात करूं तो सर ये प्रोपोर्शन बन जाता है 4:3:2 का प्रोपोर्शन है। तो 1080 घंटे जो हैं उनको 4:3:2 के प्रोपोर्शन में बांट दो। 4 और 3 7 और 2 9। तो सर 1080 डिवाइडेड बाई 9 करा तो ये 120 आ गया। तो 120 इंटू 4 480 आवर्स ये होंगे, 120 इंटू 3 360 आवर्स ये होंगे और 120 इंटू 2 240 आवर्स ये होंगे। 4 3 2 के रेशियो में बांट दिया। रेट कॉपी कर लो 60 30 10, 60 30 और 10। अकॉर्डिंगली सर आपको आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट भी पता चल जाएगी। 28,800 रुपए, 10,800 और 2,400। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 42,000। और रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स में आप क्या करते हो, जो एक्चुअल आवर्स होते हैं 1440 जो कि है यहाँ पे, उसको स्टैंडर्ड रेशियो में बांटा जाता है। और स्टैंडर्ड रेशियो तो मैंने अभी निकाला ही था, 4:3:2 का प्रोपोर्शन है। तो 1440 को इस प्रोपोर्शन में बांट दो तो सर ये आ जाएगा 640, 480 और 320। ये प्रोपोर्शन आ गया सर। अब जो आपको चाहिए वो निकाल दो। लेबर का गैंग वेरिएंस आपको कैलकुलेट करके देना है। तो सर लेबर का जो मिक्स वेरिएंस होता है उसका फॉर्मूला होता है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट। जो अप्लाई होता है वो स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। वर्कर आपके पास 3 तरीके के हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, जिनके आपने रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट किए 640 480 320, 640 480 320 माइनस एक्चुअल आवर्स 480 640 320 और मल्टीप्लाई हो जाता है आपका स्टैंडर्ड रेट से। तो स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में है 60 30 10 का। तो अकॉर्डिंगली आपको ये आपका मिक्स वेरिएंस पता चल जाता है। सबसे पहले फर्स्ट वन आपका 9600 फेवरेबल आता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट आपका नेगेटिव आता है 4800 दैट इज एडवर्स, और ये आपका 0 आता है। तो ये आपका 4800 फेवरेबल आ जाता है नेट। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करें तो सर लेबर सब एफिशिएंसी, सब एफिशिएंसी कह दो, यील्ड वेरिएंस कह दो, एक ही बात होता है। लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस में रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, मल्टीप्लाई करते हो आप स्टैंडर्ड रेट से। वही 3 तरीके की लेबर है आपके पास, जिसमें अगर स्टैंडर्ड आवर्स की बात करें तो 480 360 240, माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर है 640 480 और 320, और सर स्टैंडर्ड रेट है 60 30 10 का। तो ये आपको आपका सब एफिशिएंसी वेरिएंस पता चल जाएगा। पहले इंडिविजुअली तो 9600 बट एडवर्स, 3600 अगेन एडवर्स, एडवर्स 800, 14,000 एडवर्स आ गया। इसके बाद आप लेबर का रेट वेरिएंस शो कर दो। सर लेबर के रेट वेरिएंस की अगर बात करें तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल आवर्स। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। सर सेमी स्किल्ड जो है उसकी तो कैलकुलेशन की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 6400 फेवरेबल ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। बाकी देख लो, स्किल्ड और अनस्किल्ड का स्टैंडर्ड रेट है 60 और 10,
और जो एक्चुअल रेट है वो है 70 और 20, और एक्चुअल आवर्स कितने, तो एक्चुअल आवर्स है 480 और 320। सर फर्स्ट वन आ गया 4800 एडवर्स, ये आ गया आपका 3200 एडवर्स, और ये आपका 6400 था फेवरेबल। तो ये नेट आ जाएगा आपका 1600 एडवर्स। और लास्ट जो है लेबर का कॉस्ट वेरिएंस जो आपको कैलकुलेट करके देना है, सर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है आपकी 42,000 और एक्चुअल कॉस्ट आपकी 52,800, तो 42,000 माइनस 52,800, तो सर ये 10,800 आपका एडवर्स आ जाता है। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 4, वो 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3A का आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3A का आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3B की बात करूं, तो ये क्वेश्चन नंबर 3B आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। सिंपल ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। अगर इसका सॉल्यूशन मैं आपको स्टडी मटेरियल में से ही दिखा दूं तो टाइम सेव हो जाएगा आपका, वहीं से दिखा देता हूं। The share of total production and the cost based fair price computed separately for each of the 4 unit in the industry are as follows। आपको यहां पे 4 यूनिट्स जो है इंडस्ट्री में उनका डेटा गिवन है। शेयर ऑफ प्रोडक्शन हर एक यूनिट का, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, डेप्रिशिएशन, अदर ओवरहेड, इस तरीके से ये टोटल कॉस्ट बना दी गई। 20% रिटर्न ये कमाते हैं ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, तो ये 20% रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड हो गई। तो कॉस्ट में ये 20% रिटर्न ऐड करके ये फेयर प्राइस डिसाइड किया गया। कैपिटल इंप्लॉयड पर यूनिट इज वर्कड आउट एज फॉलो। नेट फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल का टोटल करके कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट की जाती है। तो अकॉर्डिंगली होता क्या है, 3140 का 20%, 628, 2150 का 20%, 430, 1750 का 20%, 350, और 1150 का 20%, 230। इस तरीके से ये कैलकुलेशन की जाती है। क्वेश्चन कहते हैं इंडिकेट विद रीजन व्हाट शुड बी द यूनिफॉर्म प्राइस फिक्स्ड फॉर द प्रोडक्ट। अलग अलग प्राइस नहीं चाहते हम, एक यूनिफॉर्म प्राइस चाहते हैं सबके लिए। तो फिर वो यूनिफॉर्म प्राइस कैसे डिसाइड किया जाए, तो सिंपल आपको करना क्या होता है, आपकी जो कॉस्ट है वो यूनिफॉर्म कॉस्ट निकाल लो एज पर परसेंटेज। जैसे 850 का 40% प्लस 800 का 25% प्लस 750 का 20% और 690 का 15%। तो एक तरीके से एवरेज निकालना होता है। सिंपल सी मैं बात करूं तो आपके स्टडी मटेरियल में ये शो कर देता हूं, ये रहा कि सर कॉस्ट का जो परसेंटेज है वो अप्लाई करके ऐड कर लो, तो एक एवरेज कॉस्ट आ जाती है 793.5 की। सिमिलरली जो आपका प्रॉफिट है, रिटर्न है, ये जो रिटर्न है इसका भी एवरेज कर लो। 628 का 40%, 430 का 25%, 350 का 20% और 230 का 15%, और उसका एडिशन कर लो। तो सर आपको एक एवरेज प्रॉफिट मतलब एवरेज कॉस्ट निकाल लो, एवरेज रिटर्न निकाल लो, और एवरेज कॉस्ट में एवरेज रिटर्न निकाल के जब एडिशन करोगे जो प्राइस आएगा दैट विल बी नोन एज यूनिफॉर्म प्राइस। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म प्राइस की कैलकुलेशन की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है वो है बजट एंड बजटरी कंट्रोल का। कहते हैं कंप्यूट ए फ्लेक्सिबल बजट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और इन्होंने क्या करा है, हमें 3 लेवल पे, एक तो 80,000 यूनिट्स का लेवल गिवन है, अगर 80,000 से 1 लाख यूनिट बनाओगे तो क्या कॉस्ट आएगी वो लेवल भी गिवन है, और 1 लाख से 1,20,000 यूनिट बनाओगे तो क्या कॉस्ट आएगी वो भी गिवन है। आप देख सकते हो सेलिंग प्राइस गिवन है 80,000 यूनिट्स पे 2 रुपए, 80,000 से 1 लाख यूनिट्स पे 2 रुपए, और 1 लाख से 1,20,000 यूनिट पे 1.8। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन आप देख सकते हो, मटेरियल जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी क्या है, कम होती जा रही है। लेबर की जो कॉस्ट है थोड़ा सा पर यूनिट बढ़ती जा रही है। ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट यहां पे रखी है, वेरिएबल ओवरहेड है। और फिक्स्ड कॉस्ट जो है इसको लेकर इन्होंने कहा 80,000 यूनिट के लेवल पे 30,000, 80,000 से 1,000 यूनिट पे के लेवल पे 30,000, और 1 लाख से 1,20,000 यूनिट पे 20,000।
What figures would you use for a comparison with the actual figure if 1,05,000 units are made and sold? कहते हैं अगर हम 1,00,000 यूनिट्स बनाकर बेचें तो जो 1,05,000 यूनिट्स बनाकर हम बेचते हैं उस एक्चुअल फिगर को आप किसके साथ कंपेयर करोगे वो बताओ। तो सिंपल क्वेश्चन आपसे 1,05,000 यूनिट्स के लेवल पे बजट बनवाना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे फ्लेक्सिबल बजट बनवाना चाह रहा है 1,05,000 यूनिट्स के लेवल पे। इसका मतलब क्या है, अपने को 1,05,000 यूनिट्स के लेवल पे फ्लेक्सिबल बजट बना के देना है। तो सर मैं बना देता हूं 1,05,000 यूनिट्स के लिए बजट। और ए का अगर आपने 1,05,000 यूनिट्स के लिए बजट बनाना हो तो सिंपली आप बना सकते हो फ्लेक्सिबल बजट। अगर 1,05,000 यूनिट्स के लिए आप बजट बनाओगे, थोड़ा सा रफली कैलकुलेशन दिखाऊंगा क्योंकि मेन पर्पज मेरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखो सिंपली हम अगर 1,05,000 यूनिट्स पे फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो यहां पे मुझे लगता है जो बच्चे गलती करेंगे वो करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर। देखो सबसे पहले आप सेल वैल्यू कंसीडर कर सकते हो। सेलिंग प्राइस गिवन है तो आप सेल वैल्यू ले सकते हो सबसे पहले, जिसको आप ए नाम दे सकते हो कि सर 1,05,000 यूनिट्स अगर बिकेगी तो 1.8 वाले क्राइटेरिया में आ जाएगी। तो 1,05,000 यूनिट आप सेल कर दो 1.8 के अकॉर्डिंगली। सर ये आ जाएगा 1,89,000 की आपकी सेल आ जाएगी। इसके बाद अपना टारगेट है टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करना। टोटल कॉस्ट में पहले आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले आपके पास मटेरियल की कॉस्ट गिवन है। 1,05,000 यूनिट जो है वो 1,00,000 से 1,20,000 में फॉल करेगी, अकॉर्डिंगली 58 पैसा आपकी कॉस्ट पर यूनिट रहेगी। अगर आप 1,05,000 यूनिट बनाओगे 58 पैसा पर यूनिट की कॉस्ट आएगी, तो ये कॉस्ट आ जाएगी आपकी 60,900। देन लेबर की कॉस्ट आएगी आपकी इसी क्राइटेरिया में 60 पैसे के अकॉर्डिंगली, तो 1,05,000 इंटू 60 पैसा, तो सर ये हो जाएगा 63,000। और वेरिएबल ओवरहेड की अगर बात करें तो ये 40 पैसा पर यूनिट है। तो सर 1,05,000 इंटू 40 पैसा, ये आ जाएगा आपका 42,000, 42,000। और देन आप फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर कर लो। सर फिक्स्ड कॉस्ट की मैं बात करूं तो देखो क्वेश्चन ने कहा है 30,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 यूनिट के लेवल पे, 80,000 से 1,00,000 पे 30,000 और 1,00,000 से 1,20,000 पे 20,000। देखो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि 80,000 या 1,00,000 यूनिट बनाऊं तो 30,000 की फिक्स्ड कॉस्ट आए और ज्यादा यूनिट बनाऊं तो फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाए। नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये जो 20,000 है इसका मतलब होगा कहीं ना कहीं फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्रीज कितना हो रहा है। तो आपको यहां पे अगर 1,00,000 से 1,20,000 यूनिट के बीच में फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर करनी है तो 20,000 मत ले लेना। सर 30,000 तो है ही, ये 20,000 कहीं ना कहीं इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट होगा। ये 20,000 जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट होगा। तो आपको यहां पे मेरे अकॉर्डिंगली तो 30,000 एग्जिस्टिंग है और इस लेवल पे 20,000 इंक्रीज करते हुए लेना चाहिए। मेरी ये ओपिनियन है। बाकी एक बार आप चेक कर सकते हो, जब इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर आ जाए इसको लेकर तो आप एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि ये चीज तो प्रैक्टिकल तो नहीं है कि 30,000 कॉस्ट आ रही है और 20,000 हो जाए। क्योंकि जब हम आउटपुट लेवल को बढ़ाते हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ सकती है, कम नहीं होती नॉर्मली। और इसको मैं इंक्रीज इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि 80,000 के लेवल पे 30,000 है, तो 80,000 से 1,00,000 पे 30,000 हो सकती है। अगर 1,00,000 से 1,20,000 पे भी 30,000 लिखी हुई होती तो कोई दिक्कत नहीं थी हमें। लेकिन सर ये कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट है। दो सिनेरियोज बनते हैं, या तो यहां पे 50,000 आना चाहिए या फिर यहां पे 20,000 आना चाहिए। एक अजम्पशन ये भी हो सकती है भाई 30,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, बट नॉर्मली वो भी मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लगती, क्योंकि पहली 80,000 पे अगर आपकी 30,000 की फिक्स कॉस्ट आती है तो नेक्स्ट 20,000 यूनिट पे 30,000 की फिक्स कॉस्ट आप इनकर करो, ये भी लॉजिकल नहीं लगता है। तो अकॉर्डिंगली आप यहां पे 50,000 की फिक्स कॉस्ट कंसीडर करो, मेरे अकॉर्डिंगली, मेरी ओपिनियन है। बाकी जब सजेस्टेड आंसर आएगा वो हम एक बार चेक कर लेंगे। तो ये हम अपना प्रॉफिट यहां पे कैलकुलेट कर देंगे। टोटल कॉस्ट का टोटल कर लेते हैं पहले।
ये आ जाएगा सर 60,900 प्लस 63,000 प्लस 42,000 प्लस 50,000, ये आ जाएगा 2,15,900, 2,15,900, 2,15,900। तो सर ये मेरी जो कॉस्ट है ये बढ़ रही है, तो ये कंपैरिजन के लिए फिगर्स ये वाली यूज होनी चाहिए, सिंपल सी बात ये है। अगर मैं प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो सर ये आपका लॉस कैलकुलेट होके आ रहा है मेरे अकॉर्डिंगली, तो 1,89,000 माइनस 2,15,900, 26,900। अगर हम उसको 20,000 ही कंसीडर करते तो क्या होता, तो उस सिचुएशन में ये 185,900 आता, तो उस सिचुएशन में प्रॉफिट भी आ सकता है। अगर आप उसको 20,000 ही कंसीडर करता है इंस्टीट्यूट, तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इस तरीके का जो क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में अदरवाइज तो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। मैंने 50,000 करवाने के पीछे ये है कि ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है कि जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते हो तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाए। नहीं सर, कम नहीं होती, जब हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा करती है। बाकी एक बार इस क्वेश्चन के लिए 4A के लिए मैं कहूंगा इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर जरूर हमें रेफर करना है। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, जो कि लर्निंग कर्व में से, जो कि एलसी में से है, लर्निंग कर्व में से है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ मेकिंग। अगर हम 8 मशीन बनाए तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, 16 मशीन बनाए तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी। डायरेक्ट लेबर नीड टू मेक फर्स्ट मशीन 900 घंटे। सर पहली मशीन को बनने में 900 घंटे लगेंगे, हमें 8 और 16 की कैलकुलेशन करनी है, तो यहां पे आप नंबर ऑफ आवर्स की कैलकुलेशन कर लीजिए कि सर 8 और 16 यूनिट्स को बनाने में टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले आप प्रोडक्शन यूनिट कंसीडर किया करते हो, पहली यूनिट डबल करते जाते हैं हम, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16। एवरेज टाइम पर यूनिट कंसीडर करते हैं, जो कि क्वेश्चन ने बोला है पहली मशीन को बनाने में 900 घंटे। सर लर्निंग कर्व कितना अप्लाई होता है, 80%। तो जब 2 बनाओगे तो 900 का 80%, इट विल बी 720। जब प्रोडक्शन फिर डबल होगा तो 720 का 80%, इट विल बी 576। फिर डबल होगा तो 576 का 80%, 460.8। फिर डबल होगा तो इसका भी 80%, 368.64। ये एवरेज टाइम पर यूनिट आ गया। तो आप टोटल टाइम निकाल लो। सर एक यूनिट बनाओगे तो 900 ही लगेंगे, 2 इंटू 720 1440, 4 इंटू 576 इट विल बी 2304, देन 8 इंटू 460.8 3686.4, और 16 इंटू 368.64 इट विल बी 5898.24। सर ये टोटल टाइम लगेगा। क्वेश्चन क्या जानना चाहता है आपसे, सर एवरेज यूनिट कॉस्ट जानना चाहते हैं 8 या 16 मशीनों के केस में। 8 मशीन बनाओगे और 16 मशीन बनाओगे, यहीं पे कैलकुलेशन दिखा देता हूं। देखो एक तो आपकी मटेरियल की कॉस्ट आएगी 2 लाख रुपए, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट जो है वो 2 लाख रुपए की है आपकी एक मशीन की, और फिक्स्ड कॉस्ट फॉर आइदर साइज ऑर्डर 80,000। मटेरियल की कॉस्ट 2 लाख रुपए, तो ये 16 लाख हो जाएगा, तो सर ये 32 लाख आ जाएगा। लेबर की अगर बात करते हैं तो लेबर का रेट देख लो, लेबर की जो कॉस्ट है वो 20 रुपए पर आवर है। अगर आप 8 मशीनें बनाओगे तो घंटे लगेंगे इतने, तो 3686.4 इंटू 20 का रेट है, तो ये आएगा 73728। अगर आप 16 मशीनें बनाओगे तो टाइम लगेगा 5898.24। रेट है 20 रुपए का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सर 11796, राउंड ऑफ में 5 कर दिया, 1,17,965। इसके बाद मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। क्वेश्चन है फिक्स्ड कॉस्ट जो आएगी हमारी, फिक्स्ड कॉस्ट आएगी चाहे कोई भी ऑर्डर साइज क्यों ना हो, 80,000 रुपए की आएगी, 80,000 रुपए की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। बस सर इसके अलावा तो कोई कॉस्ट गिवन है नहीं, तो इसका टोटल करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी 8 मशीनें और 16 मशीनें बनाने की। ये हो गया 17,45,000
53,728, और अगर आप 16 मशीनें बनाओगे तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 33,97,965। और अपने को अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, इसको 8 से डिवाइड कर दो और इसको 16 से डिवाइड कर दो। 16 वाली पहली कैलकुलेशन कर दूं तो सर ये आ गया 2,12,373, राउंड ऑफ कर दिया, और ये है 1753,728 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आएगा 2,19,216। इस तरीके से आप एलसी का, लर्निंग कर्व का ये 6 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। 4 शॉर्ट नोट गिवन है जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। 3 शॉर्ट नोट आपको अटेम्प्ट करके देने हैं। पहला जो शॉर्ट नोट है, 4-4 नंबर की वेटेज रहेगी इनकी, 3 शॉर्ट नोट आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला जो शॉर्ट नोट है वो है प्री रिक्विजिट्स ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम की प्री रिक्विजिट्स बताओ, मतलब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम को अप्लाई करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बताओ। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसपे आपको ये 5 पॉइंट है ये मेंशन करने होते हैं। रिक्विजिट्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम, ये 5 पॉइंट है। 500 पॉइंट मेंशन कर दो, बेटर है अगर आपको पता है तो, नहीं तो 5 में से 4 भी अटेम्प्ट करोगे तो चलेगा। The success of a uniform costing system will depend upon the following. Point number 1, there should be a spirit of mutual trust, cooperation and a policy of give and take among us the participating members. क्योंकि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब है कि भाई जो भी मेंबर्स है वो सारी की सारे मेंबर्स एक ही सिस्टम फॉलो करेंगे, तो उनमें कॉपरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट होना जरूरी है। दूसरा, देयर शुड बी ए फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड मेथड। किसी के पास भी कोई आइडियाज है, मेथड्स हैं, तो वो उनको एक्सचेंज कर सके फ्रीली माइंड से, किसी को ये डर ना हो कि मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा, तो इस तरीके से होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, द बिगर यूनिट शुड बी प्रिपेयर्ड टू शेयर विद द स्मॉलर वंस इंप्रूवमेंट्स, अचीवमेंट ऑफ एफिशिएंसी, बेनिफिट ऑफ रिसर्च, नो हाउ। अब इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कहते हैं वो तैयार होनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर वो बड़ी कंपनी बनी है, बिगर यूनिट्स बनी है, तो कुछ ना कुछ तो उनमें बात होगी, तभी तो वो बड़ी बनी है। तो जो छोटी कंपनीज है वो अपने आप में कैसे इंप्रूवमेंट कर सके, किस तरीके से एफिशिएंसी अचीव कर सके, बेनिफिट का, रिसर्च का बेनिफिट कैसे ले सके, उनके पास जो इक्विपमेंट्स वगैरह अवेलेबल है उनका बेनिफिट कैसे ले सके। तो बिगर यूनिट्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो छोटी यूनिट्स के साथ शेयर करे। देयर शुड नॉट बी एनी हाइडिंग और विदहोल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन छिपाए नहीं, रोक के ना रखे। एंड देयर शुड बी नो राइवलरी और सेंस ऑफ जेलसी अमंगस्ट द मेंबर, क्योंकि जेलसी होगा, कंपटीशन माइंड रहेगा, राइवलरी माइंड रहेगा, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन का आइडिया शेयर तो छोड़ो, चुराने की कोशिश ही करेगा। तो these are the 5 points, these are the prerequisites of installation of uniform costing system। तो ये 5 पॉइंट आप यहां पे शॉर्ट नोट ए के लिए मेंशन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि सब्जेक्ट का नाम ही है एक तरीके से, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो एडवांटेजेस क्या है इसके, ये अपने को इस शॉर्ट नोट में मेंशन करने हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, या इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो आप, एडवांटेजेस भी कह सकते हो। यहां पे एडवांटेजेस वर्डिंग है, एक्चुअल में एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ही है। तो इसमें ये 4 पॉइंट्स है जो आपको 4 नंबर के लिए मेंशन करने हैं। पहला डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दूसरा नीड ऑफ द मैनेजमेंट, तीसरा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, और चौथा ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। और चारों पॉइंट में एक एक दो दो लाइन आपको मेंशन करनी है। लाइक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है क्या, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। Nowadays the function of management is no longer personal. Management accounting help the organization in proper delegation of authority for the attainment of the vision and mission of the business। तो मेन मैनेजमेंट का काम तो प्लानिंग है, वो क्या करता है, डेलीगेशन कर देता है अथॉरिटीज को। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर की है, परचेज से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज मैनेजर की हो गई, मार्केटिंग मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग से रिलेटेड हो गई। नीड ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्ले द रोल इन मीटिंग द नीड ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट अकाउंटेंट उनके सामने डेटा प्रेजेंट करेगा। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्यूमुलेट्स द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन सो दैट मैनेजमेंट वुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्चुअल इश्यू
टू डेलिब्रेट एंड अटेन द स्पेसिफिक कंक्लूजन इवन फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि जत्था डाल दिया मैनेजमेंट के सामने, नहीं, मैनेजमेंट के सामने मैनेजमेंट अकाउंटिंग केवल और केवल क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो होगी वही लेकर जाएंगे, ताकि मैनेजमेंट उसको इजीली एनालाइज कर सके, सही और डिसीजन ले सके। और ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड मेजर एंड रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, देयरबाय फैसिलिटेटिंग एंड अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन करने में, अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये 4 पॉइंट है जो 4 नंबर के शॉर्ट नोट के लिए आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है ट्रांसफर प्राइसिंग पे। ट्रांसफर प्राइसिंग पे शॉर्ट नोट मेंशन करना है। ट्रांसफर प्राइस पे शॉर्ट नोट के लिए आप ये कुछ पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि सर ट्रांसफर प्राइस का मतलब होता है एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जो माल ट्रांसफर किया जाता है उसके लिए जो प्राइस चार्ज किया जाता है। तो ट्रांसफर प्राइस मींस द प्राइस which is to be placed for the goods and services which are to be transferred from one department to another department। जैसे हम कहते हैं कि भाई एक डिपार्टमेंट क्या करेगा, थ्रेड से क्लॉथ बनाएगा और दूसरा क्लॉथ से शर्ट बनाएगा। तो थ्रेड से क्लॉथ बनाकर वो डिपार्टमेंट जब वो क्लॉथ शर्ट डिपार्टमेंट को देगा तो बस उसके लिए जो प्राइस है वो ट्रांसफर प्राइस है, विद इन द सेम कंपनी और अंडर द सेम मैनेजमेंट। ट्रांसफर प्राइस से सेलिंग प्राइस नहीं होता, क्योंकि सेलिंग प्राइस से तो कंपनी को एक्चुअल में प्रॉफिट होता है, लेकिन ट्रांसफर प्राइस एक तरीके से नॉशनल प्राइस होते हैं जिससे कंपनी के पास एक्चुअल प्रॉफिट जनरेट नहीं होते, वो विद इन द डिवीजन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए होता है। इन केस ऑफ ट्रांसफर प्राइस वी कैन से चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ गुड्स विद इन द सेम बिजनेस। भाई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में माल जा रहा है, हेंस प्रॉफिट एलिमेंट एग्जिस्ट इन द ट्रांसफर प्राइस कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। तो ट्रांसफर प्राइस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन होते तो है, लेकिन वो एक डिवीजन के होते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को कोई माल 50 रुपए में भेजेगी तो वो डिवीजन बी की 50 रुपए की कॉस्ट बनेगी। तो ये एक तरीके से ट्रांसफर प्राइस तो कैंसिलेशन वाली सिचुएशन होती है। बस वो मैनेजमेंट की अपनी अपनी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए ट्रांसफर प्राइस का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ट्रांसफर प्राइस बिकम्स रेवेन्यू फॉर द सप्लाइंग डिवीजन और कॉस्ट फॉर द रिसीविंग डिवीजन। अगर ए बी को माल भेजेगा तो ए के लिए 50 रुपए रेवेन्यू होगा, तो बी के लिए कॉस्ट। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करोगे तो आप कहोगे 50 रुपए का रेवेन्यू है, 50 रुपए की कॉस्ट है, इफेक्ट इसका 0 आ जाता है। तो ट्रांसफर प्राइस जो है वो नॉशनल प्राइस माना जाता है। 4 नंबर की वेटेज है तो बहुत ज्यादा आपको वहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप चाहो तो मेथड वगैरह के नाम भी मेंशन कर सकते हो इसमें कि सर ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने के काफी सारे मेथड होते हैं। प्राइसिंग बेस्ड ऑन कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट पे बेस्ड हो सकता है, कॉस्ट प्लस मतलब कॉस्ट प्लस कुछ प्रॉफिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे बेस्ड हो सकता है, मार्जिनल कॉस्ट पे बेस्ड हो सकता है, कॉस्ट के अलावा मार्केट प्राइस पे बेस्ड हो सकता है, नेगोशिएशन हो सकता है दोनों डिवीजन के बीच में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी कितनी आ रही है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जा सकता है। और जो चौथा है उसमें आपको मास्टर बजट पे शॉर्ट नोट मेंशन करना है। मास्टर बजट पे शॉर्ट नोट, मास्टर बजट पे अगर आपको 4 नंबर में लिखना है तो आप कह सकते हो सर मास्टर बजट तब बनाया जाता है जब सारे के सारे फंक्शनल बजट बना दिए जाते हैं। होता क्या है, कंपनी सबसे पहले सेल्स बजट बनाती है, देन उसके बेसिस पे प्रोडक्शन, देन उसके बेसिस पे मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड का, कैश का बजट बनाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट बनाती है। जब सारे के सारे बजट को मिलाकर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं बजटेड बेसिस पे, तो बस उसको मास्टर बजट बोला जाता है। तो व्हेन बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय कंसीडरिंग ऑल द फंक्शनल बजट, ये सारे के सारे फंक्शनल बजट्स हैं, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कॉल्ड मास्टर बजट। और इसके अंदर 2 स्टेटमेंट कवर होते हैं, इसमें बजटेड इनकम स्टेटमेंट भी आता है और बजटेड बैलेंस शीट भी आता है। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 5 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि सेक्शन ए था। देन अपना जो पेपर नंबर 10 है इसका सेक्शन बी आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी जैसा कि हमें पता है, हम पैटर्न तो लास्ट में देख ही चुके थे, स्टार्टिंग में ही देख चुके थे कि सर इसमें भी क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि अपने को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। और इसमें सबसे पहले तो 6 एमसीक्यू गिवन है, जिसमें पहला एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कमर्शियल पेपर यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 90 से 360 दिन, 6 महीने, 91 से 360 डेज, 90 डेज। तो चारों ही ऑप्शन गलत है। 15 दिन से लेकर एक 360 दिन होता है। आप अपना स्टडी मटेरियल ओपन करके देख सकते हो, जो कॉमर्शियल पेपर होता है उसका जो पीरियड है कम से कम 15 दिन होता है और ज्यादा से ज्यादा ये 360 दिन के लिए इश्यू किया जा सकता है।
तो इसमें तो अगर मैं बात करूं सारे ही ऑप्शंस मेरे को गलत लग रहे हैं। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर ऑफ लेवरेज? सर लेवरेज हम ऑपरेटिंग भी निकालते हैं, फाइनेंशियल भी निकालते हैं, कंबाइंड भी निकालते हैं, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये तीनों ही लेवरेजेस कैलकुलेट हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो क्या इंडिकेट करेगा? सर एनपीवी पॉजिटिव है तो इंडिकेट करेगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आर मोर देन आउटफ्लो। कैश इनफ्लोज आर जनरेटेड एट ए रेट हायर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड बाय द फर्म। सर यही होता है वैसे तो, कैश इनफ्लोज आर जनरेटेड एट ए रेट इक्वल टू मिनिमम अगर होगा तो एनपीवी 0 आएगा। कैश इनफ्लोज आर जनरेटेड एट लोअर देन मिनिमम होगा तो सर वो नेगेटिव आना चाहिए, नन ऑफ द अबव। तो यही होगा, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव तभी आएगा जब कैश इनफ्लोज जो है वो जितने हमें चाहिए, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा मिलेंगे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? आउटफ्लो। तो आउटफ्लो से ज्यादा मिलेंगे तो एनपीवी पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन, करंट एसेट अगर 20 लाख है, करंट लायबिलिटी 10 लाख है, स्टॉक 4 लाख है, तो लिक्विड रेशियो क्या होगा? सर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट 20 लाख माइनस स्टॉक 4 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 10 लाख। 1.6 विल बी योर आंसर। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ, इफ द इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट 200 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट है, एनपीवी अगर 70 लाख का है, तो कैश इनफ्लो क्या होगा? सर एनपीवी का फॉर्मूला होता है कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। जो वर्डिंग क्वेश्चन में यूज है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट अगर 200 लाख का है, 70 लाख का एनपीवी है, तो सर ये वैल्यू आएगी आपकी 270 लाख। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। और 6 जो एमसीक्यू है, कहते हैं ब्लैंक मींस मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन ए वे so as to conceal vital fact and present the financial statements in a way to show a better position than what it actually is। सर विंडो ड्रेसिंग में मैनिपुलेशन होता है। आप विंडो ड्रेसिंग में क्या करते हो? जो एक्चुअल डेटा है उसमें मैनिपुलेशन करके अपनी बैलेंस शीट को, अपने डेटा को ज्यादा बेटर दिखाने की कोशिश करते हो। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। तो काफी सिंपल से एमसीक्यूज है। हाँ, पहला जो एमसीक्यू है उसमें चारों ही ऑप्शन गलत मेंशन है। इसके बाद मैच द स्टेटमेंट इन कॉलम 1 विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन कॉलम 2। 4 नंबर की वेटेज है, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ राइट, पीई रेशियो, एफसीसीबीज और टर्म लोन। कॉलम 2 में है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। सर एफसीसीबी की फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, आप ए के साथ मैच कर सकते हो। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का तरीका होता है टर्म लोन, 4 को आप मैच कर सकते हो बी के साथ। कम राइट शेयर प्राइस माइनस एक्स राइट शेयर प्राइस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ राइट, आप 1 को सी के साथ मैच कर सकते हो। और मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, सर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीई रेशियो, तो 2 को आप डी के साथ मैच कर सकते हो। तो काफी सिंपल सा 4 मैच द फॉलोइंग यहां पे गिवन थे। इसके बाद कहते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स बताने आपको। कॉमर्शियल पेपर इज ए सिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट। सर सिक्योर्ड नहीं होता, अनसिक्योर्ड होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट। सर यस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो करंट एसेट का टोटल आता है उसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोला जाता है, दिस इज ट्रू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ फंड रिक्वायर्ड बाय द फंड। सर यस, करते हैं। करंट रेशियो इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ एंटिटी। सर शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये भी 4 सिंपल से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आपके सामने रखे गए। अगेन कहूंगा मैं, अगर आपको ये बिट क्वेश्चंस की मैं बात करूं, एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स, ये इंस्टीट्यूट ने एक अलग से ही बुकलेट इश्यू कर रखी है बिट क्वेश्चंस के नाम से। अगर आपको उनका डिटेल डिस्कशन चाहिए तो हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड करी हुई है, आप वो देख सकते हो। उसमें पूरी की पूरी बुकलेट जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर नंबर 10 की है, वो हमने पूरी की पूरी डिटेल में जो भी रिक्वायरमेंट थी वो डिस्कस करी हुई है। इसके बाद पार्ट 2 जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, इसमें से आपको केवल 3 अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन की वेटेज 12-12 नंबर की, 3 अटेम्प्ट करोगे 36 का अटेम्प्ट हो जाएगा, 14 मार्क्स का आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लिया। सर क्वेश्चन नंबर 7A की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7A जो है ये रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। The following accounting information and financial ratios of SS Limited relate to the year ended 31st March 2021। आपको डायरेक्ट वेजेस दे दी 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10%,
स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आपका होगा 6% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो अपना मेन टारगेट वर्क्स कॉस्ट की कैलकुलेशन रहेगी। मटेरियल कंज्यूम्ड होगा 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। डेट कलेक्शन पीरियड 60 डेज का है। सर डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365 डेज आप ले सकते हो, चाहो तो 360 डेज भी ले सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट है 15% ऑफ सेल्स, नेट प्रॉफिट आपको 8% ऑफ सेल्स लेना है। रेशियोज में आपको फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स गिवन है, फिक्स्ड एसेट डिवाइड बाय सेल 1:3, फिक्स्ड एसेट टू करंट एसेट 13:11, करंट रेशियो है 2 का करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लायबिलिटी है 2:1 और कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस है 1:4। अगर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 26 लाख रुपए हो 31 मार्च 2021 को एंडिंग डेट पे, तो बैलेंस शीट हमें बनाकर बताओ। सर ये सेम क्वेश्चन अपने नोट्स में है, वो भी सॉल्व क्वेश्चन, तो मैं वहीं से आपको करवा देता हूं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, सिंपली आप सबसे पहले आप रेशियोज के एप्लीकेशन कर सकते हो एज पर क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट टू सेल है, तो फिक्स्ड एसेट टू सेल आप फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको फिक्स्ड एसेट तो बता दी, तो आप इजीली यहां से सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो सर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट डिवाइड बाय सेल 1/3 गिवन है। फिक्स्ड एसेट अगर 26 लाख है तो आपकी सेल आ जाएगी 78 लाख। इसके बाद फिक्स्ड एसेट टू करंट एसेट, सर फिक्स्ड एसेट हमारे पास गिवन है तो आप इजीली यहां से करंट एसेट भी निकाल सकते हो। एप्लीकेशन करोगे तो करंट एसेट्स आ जाएगी आपकी 22 लाख रुपए की। इसके बाद करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। जब आपके पास करंट एसेट्स आ गई तो आप इजीली यहां से करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि 11 लाख रुपए आ जाएगी, मतलब सीधे सीधा एप्लीकेशन है। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लायबिलिटी, सर करंट लायबिलिटी भी आ गई अपने पास, तो लॉन्ग टर्म लोन भी आ जाएगा यहां से 22 लाख रुपए का। और इसके बाद लास्ट है कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस। सर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस के लिए कैपिटल डिवाइड बाय रिजर्व एंड सरप्लस होगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहां पे 1/4 तो रेशियो गिवन है, मैंने कैपिटल को एक्स एज्यूम कर लिया। देन देखो हमें पता है कि जो लाइबिलिटी साइड है वो लाइबिलिटी साइड जो है वो फिक्स्ड एसेट्स से प्लस करंट एसेट्स के इक्वल होती है। हमारा फिक्स्ड एसेट्स है क्वेश्चन में 26 लाख का, हमारा करंट एसेट्स है 22 लाख का, तो 26 लाख प्लस 22 लाख, इसका मतलब ये मेरा टोटल एसेट है 48 लाख। इसमें से अगर करंट लाइबिलिटी हटा दी जाए 11 लाख की, तो 37 लाख जो है वो आपका कहीं ना कहीं टोटल कैपिटल इंप्लॉयड आता है। सर टोटल कैपिटल इंप्लॉयड में 22 लाख रुपए जो है वो लॉन्ग टर्म लोन है, तो अगर 22 लाख रुपए इसमें से लॉन्ग टर्म लोन भी आप माइनस कर दोगे तो सर 15 लाख रुपए का नेट वर्थ बचा, 15 लाख रुपए का इक्विटी शेयर होल्डर फंड बचा, जिसमें कैपिटल भी आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। तो अगर मैं कैपिटल को एक्स एज्यूम करता हूं तो रिजर्व एंड सरप्लस फिर 15 लाख माइनस एक्स होगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो कैपिटल 3 लाख आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस 12 लाख आ जाएगा। सर बाकी अगर आपको एप्लीकेशन करना है आप कर सकते हो, नीचे वाले रेशियोज का एप्लीकेशन हो गया। ऊपर डायरेक्ट वेजेस, चलो देखता हूं मैं, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, पहले ग्रॉस प्रॉफिट लेना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट 15% ऑफ सेल है, आपको यहां पे सेल्स फाइंड आउट हो गई थी पहले ही रेशियो में, दैट इज 78 लाख। तो सर 78 लाख का 15% मतलब 11,70,000 रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, 11,70,000 रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो अगर आप सेल्स में से 78 लाख में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपको वर्क्स कॉस्ट पता चल जाएगी 66,30,000। देन क्वेश्चन ने क्या कहा, डायरेक्ट वेजेस 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट होगा, तो 66,30,000 का 10% आप डायरेक्ट वेजेस निकाल सकते हो। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड 6% होगा, तो 66,30,000 का 6% करके आप फिनिश्ड गुड्स की कैलकुलेशन दिखा सकते हो। इसके अलावा रॉ मटेरियल कंज्यूम 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट होगा, तो 66,30,000 का 20% आप रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करके दे सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक डेट कलेक्शन पीरियड था जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, जो आपको डेटर्स कैलकुलेट करके बता देगा। तो डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है, एवरेज डेटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। तो डेटर कलेक्शन पीरियड 60 डेज गिवन है,
एवरेज डेटर्स निकालना है, क्रेडिट सेल आपने कैलकुलेट कर ली 78 लाख, आपको आपके डेटर्स पता चल गए 12,82,192। अब आप बैलेंस शीट प्रेजेंट कर दो। सर बैलेंस शीट में एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट दिखा देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है 26 लाख। इसके बाद डेटर्स शो कर देंगे जो आपने कैलकुलेट किए हैं। इसके बाद स्टॉक दिखाए हैं मैंने यहां पे, तो स्टॉक की कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो सर यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने कैलकुलेट किया था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने कैलकुलेट कर लिया था। क्वेश्चन में बोला हुआ था, क्वेश्चन ने कहा था कि स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 6% होगा वर्क्स कॉस्ट का। वर्क्स कॉस्ट आपने कैलकुलेट करी थी 66,30,000, तो इसका 6% 397,800, तो आप क्या करोगे यहां पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मेंशन कर दोगे। अब देखो मेरे पास जो क्वेश्चन है, मेरा जो क्वेश्चन है और जो आपके एमटीपी में क्वेश्चन गिवन है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस था। वो डिफरेंस ये है कि मेरे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 3 महीने का यूसेज, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं है। और इवन मैं कहूं तो ये केवल प्रिंटिंग मिस्टेक ही लग रही है मेरे को, क्योंकि आप देखोगे यहां पे एक लाइन जो है वो एक लाइन यहां पे ब्लैंक है। कहीं ना कहीं इसके अंदर स्टॉक ऑफ मटेरियल ही लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन बाई चांस ऐसा नहीं हो, क्वेश्चन मान लो बिल्कुल ऐसा आ गया, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप ये स्टॉक ऑफ मटेरियल मत दिखाओ यहां पे, आप ये स्टॉक ऑफ मटेरियल मत दिखाओ यहां पे, आप क्या कर सकते हो सारा का सारा अदर करंट एसेट में डाल सकते हो। बट फिर भी मेरा ये मानना है कि ये मिस्टेक है, केवल और केवल प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अगर 3 महीने का यूसेज लिखा हुआ होता यहां पे, तो हम क्या करते, जो मटेरियल कंज्यूम्ड हमने निकाला था, मटेरियल कंज्यूम्ड हमने जो निकाला था 13,26,000, सर वो 12 महीने का है, तो 3 महीने का हम कैलकुलेट करके 3,31,500 रुपए यहां पे मेंशन कर देते। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो सारा का सारा अदर करंट एसेट में डाल देना। लायबिलिटी साइड में आओगे, कैपिटल आपने 3 लाख कैलकुलेट किया है वो लिख दो, लॉन्ग टर्म लोन 22 लाख कैलकुलेट किया है, करंट लायबिलिटी 11 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 12 लाख। अकॉर्डिंगली आपकी ये बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। मेरे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिमांड भी करी थी, लेकिन आपके पास जो एमटीपी में क्वेश्चन है वो केवल बैलेंस शीट की ही डिमांड कर रहा है 8 नंबर में, तो ठीक है आप बैलेंस शीट यहां पे बना के दे सकते हो। तो ये एक रेशियो एनालिसिस का 8 नंबर का क्वेश्चन गिवन था। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन गिवन है, कहते हैं कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ओरली कर सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है सर कैश फ्रॉम ऑपरेशन, आपके पास एक तरीके से ये क्या बना हुआ है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, जीपी कैरी करके ये आइटम डाले हुए हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेना है, उस नेट प्रॉफिट में प्रपोज डिविडेंड ऐड कर लो, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड बैक कर लो, गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश होने की वजह से ऐड बैक कर लो, और डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर लो। सर सैलरी और रेंट जो होता है वो तो ऑपरेटिंग खर्चा होता ही है, तो नेट प्रॉफिट के अंदर ये 4 आइटम ऐड बैक कर लो, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड जो है ये माइनस कर दो। बस 4 आइटम ऐड कर दो, 11,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000, 27,000 माइनस 4,000, 23,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्या करना है, नेट प्रॉफिट के अंदर वापिस प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, गुडविल और डेप्रीशिएशन, ये चारों आइटम ऐड बैक कर लो, और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये माइनस कर दो। बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो कि 23,000 रुपए आना चाहिए। ये छोटा सा एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये छोटा सा एक 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका डेटर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8A, और ये जो क्वेश्चन नंबर 8A है ये है रिसीवेबल मैनेजमेंट के चैप्टर में से। ए बिजनेसमैन हुज करंट सेल्स आर इन द रीजन ऑफ ₹6,30,000 पर, 6,30,000 रुपए की सेल है प्रेजेंटली, एंड एन एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 30 डेज, और अभी जो कलेक्शन पीरियड है वो 30 दिन का है। वॉन्ट्स टू परस्यू ए मोर लिबरल पॉलिसी, लिबरल पॉलिसी का मतलब होता है पीरियड को बढ़ाना।
टू इंप्रूव सेल्स, ताकि सेल बढ़े। स्टडी मेड बाय ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 4 क्रेडिट पॉलिसीज है इनके सामने, PQRS। इंक्रीज करेंगे कलेक्शन पीरियड में 10 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का और 45 दिन का। तो अभी 30 है तो 10 दिन करोगे 40 हो जाएगा, 20 दिन करोगे 50 दिन हो जाएंगे, 30 डेज करोगे 60 डेज हो जाएगा और 45 डेज करोगे तो 75 डेज हो जाएगा। साथ में आपकी सेल भी बढ़ेगी। अभी जो 6,30,000 की सेल है, पहले केस में 30,000 से बढ़ेगी 660 हो जाएगी, दूसरे केस में 48,000 से बढ़ेगी 678 हो जाएगी, तीसरे केस में 75,000 से बढ़ेगी तो 7,05,000 हो जाएगी, और लास्ट केस में 90,000 से बढ़ेगी तो 7,20,000 हो जाएगी। साथ में डिफॉल्ट गिवन है, ये प्रेजेंट डिफॉल्ट नहीं है, ये डिफॉल्ट ही है, परसेंटेज डिफॉल्ट है। 1.5%, 3%, 2% और 4%। सेलिंग प्राइस जो है वो 3 रुपए है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 2.25 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपए है। करंटली जो बेड डेट लॉसेज चल रहा है वो 1% चल रहा है। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20% का है। 360 दिन आप एक साल में एज्यूम करके चलो। और क्वेश्चन जानना चाह रहा है कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी। तो सर इसके लिए आप स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट बनाते हो, जो कि 5 कॉलम में यहां पे बना सकते हो। एक प्रेजेंट है और 4 पॉलिसीज आपके सामने। तो रफली अगर मैं आपके सामने एक बार कैलकुलेशन शो कर दूं ताकि आपको पता लग जाए किस तरीके से ये आंसर आना है। सर प्रेजेंट और 4 पॉलिसीज आपके सामने, जिसको नाम दे दिए इन्होंने PQRS। सबसे पहले आप क्रेडिट सेल्स कंसीडर करते हो, तो सर सेल प्रेजेंटली 6,30,000 की है, जो पहले केस में 30,000 से बढ़ेगी तो 660 हो जाएगी, 48,000 से बढ़ेगी तो 678 हो जाएगी, 75,000 से बढ़ेगी तो 7,05,000 हो जाएगी, और 90,000 से बढ़ेगी तो ये 7,20,000 हो जाएगी। ये आपको सेल पता चल गई। इसमें से आप माइनस करते हो वेरिएबल कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन ने कहा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपए रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए पर यूनिट है। अगर नंबर ऑफ यूनिट की बात करोगे तो सर 6,30,000 रुपए जो आप सेल कर रहे हो, 3 रुपए का सेलिंग प्राइस है। तो अगर आपको सेल वैल्यू पता है तो आप इजीली 3 रुपए सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो। 6,30,000 को डिवाइड किया जाए 3 रुपए से तो सर 2,10,000 यूनिट सेल कर रहे हो पहले के प्रेजेंट केस में। दूसरे केस में अगर ये 660 है तो 2,20,000 यूनिट सेल करोगे। तो तीसरे केस में ये हो जाएगी आपकी 2,26,000। चौथे केस में ये हो जाएगी 2,35,000 यूनिट्स निकाली है मैंने ये ऊपर टॉप पे, और सर 7,20,000 है तो ये 2,40 हो गई। 2 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है तो 4,20,000 आ जाएगा, 4,40,000 आ जाएगा, सर 4,52,000 आ जाएगा, 4,70,000 आ जाएगा और 4,80,000 आ जाएगा। इसमें से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे। क्वेश्चन का एवरेज कॉस्ट है 2 रुपए 25 पैसा, जबकि वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपए। इसका मतलब प्रेजेंट लेवल पे 25 पैसा आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, और प्रेजेंट लेवल क्या है 2,10,000। तो सर 2,10,000 इंटू 25 पैसा किया जाए तो ये 52,500 आता है। और पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी फिक्स्ड कॉस्ट में किसी तरीके के कोई चेंज को लेकर जिक्र नहीं है। तो सर फिक्स्ड कॉस्ट जो है 52,500 वो सेम चलेगी। इसमें से आप माइनस कर दोगे बैड डेट्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अभी जो बैड डेट्स है वो 1% चल रहा है। बैड डेट्स का परसेंटेज हमेशा सेल्स का होता है। तो सर 6,30,000 का 1% 6,300, लेकिन ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले केस में ये 1.5% हो जाएगा, तो 6,60,000 अगर सेल होगी तो इसका 1.5% ये 9,900 हो जाएगा। सेकेंड केस में जब ये 3% हो जाएगा तो 2,26,000 का 3% 6,780 हो जाएगा। 2,26,000 का 3% 6,780 आ जाएगा। एक सेकेंड, 6,78,000 की सेल है, इसका 3% 2,0340 आ जाएगा। नेक्स्ट केस में ये 2% हो गया, 2% हो गया तो 7,05,000 है, तो इसका 2% 14,100। हालांकि ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली अगर मैं बात करूं ये परसेंटेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इवन मैं कहूं तो काफी जगह मिस्टेक्स है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि यहां पे भी मुझे प्रॉब्लम लगती है।
कॉमर्शियल पेपर वाला गलत था, थ्योरेटिकली मैं बात करूं तो। यहां पे भी मुझे प्रॉब्लम लगती है, 30,000 से 20,000 कैसे हो सकती है फिक्स्ड कॉस्ट। तो है कुछ जगह प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, बट एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में इस तरीके की मिस्टेक्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने प्रॉपर आ जाए, बेटर है। सर 2% लिखा हुआ है, मैंने 2% के हिसाब से लिख दिया है फिलहाल के लिए। 4%, तो सर 7,20,000 का 4%, 28,800, जो डेटा है उसके हिसाब से ये आंसर बनेगा। सर ये आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाना है। क्वेश्चन में आई थिंक टैक्स वैक्स तो गिवन है नहीं, बिल्कुल भी गिवन नहीं है, अच्छी बात है। जस्ट वेटिंग कि इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड आंसर भी इसके लिए इश्यू करे, तो हमें पता चले कि सर कहानी का क्या है। मतलब जो हम सोच रहे हैं प्रिंटिंग मिस्टेक्स, वो प्रिंटिंग मिस्टेक्स ही है, या फिर इंस्टीट्यूट ने जो डेटा दिया है, इंस्टीट्यूट उसके अकॉर्डिंगली ही अपना आंसर प्रेजेंट करके दे देता है। तो वो चीज चेक करनी है। इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर आने के बाद अकॉर्डिंगली मेरी कोशिश रहेगी कि अगर जिन जिन पॉइंट्स पे मैंने डाउट रेज किए हैं तो उनको मैं क्लेरिफाई करूंगा आकर वीडियो के थ्रू। तो बी इन टच में रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि अगर हम और कोई नया वीडियो लेके आते हैं तो आप तक वो पहुंच जाए। सर अब ईबीटी में से हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। प्रेजेंट में अगर बात करें 4,20,000 और 52,500, 4,72,500 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन का 360 दिन लेकर चलना। अभी जो कलेक्शन पीरियड है वो 30 दिन का है, क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में बोल दिया था 30 दिन का है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 20% का रेट चलेगा, तो इसका 20%। $7,875। अगर आप प्लान पी के लिए जाते हो तो उसमें आपकी कॉस्ट हो जाएगी 440 वेरिएबल और 52,500 फिक्स्ड है, 492,500 कॉस्ट हो जाएगी, डिवाइडेड बाई वही 360। लेकिन इसमें आप पीरियड बढ़ा रहे हो 10 दिन से, तो जो 30 है वो 40 हो जाएगा, और ये तो 20% है ही। ये आ जाएगा 10945, 10944 ही लो। इसके बाद नेक्स्ट जो प्लान है उसमें आपकी कॉस्ट है 452 प्लस 52,500, 5,04,500, 5,04,500 डिवाइड बाई 360। सर कितना पीरियड इंक्रीज कर रहे हो 20 डेज से, तो 40 प्लस 20 60 डेज हो जाएगा। 30 था क्या, 30 था, 30 प्लस 20 50 डेज हो जाएगा, और इसका 20% अप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा 14014, 14014। इसके बाद आर प्लान में 4,70,000 प्लस 52,500, 5,22,500 डिवाइडेड बाई 360, और इसमें आप पीरियड इंक्रीज करो 30 डेज, तो 30 प्लस 30 60 हो जाएगा, रेट 20% का अप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा 17417। और फाइनली जो प्लान है एस, उसमें आपकी कॉस्ट हो जानी है 4,80,000 प्लस 52,500, 532,500 डिवाइडेड बाई तो वही 360 इंटू, अब आप 45 डेज से इंक्रीज करोगे तो 30 प्लस 45 75 डेज हो जाएगा, 20% का रेट। क्या आ जाएगा 22,188।
2218 7.5 आ रहा है तो 8 कर सकते हो आप। इन फिगर्स को ले आओ 7875। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो इंक्रीमेंटल बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने टोटल बेसिस पे सॉल्व किया है। 14014, हालांकि डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, लास्ट में जो डिसीजन है वो सेम ही आना है। 17417 और 22188। तो अकॉर्डिंगली आपको नेट बेनिफिट्स पता चल जाएंगे। फर्स्ट आ रहा है 143,325, सेकंड आ रहा है 146,656, नेक्स्ट आ रहा है 139,146, नेक्स्ट आ रहा है 150,983, अभी तक का हाईएस्ट फिगर यही है, 136,512। तो जो डेटा गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली आर प्लान जो है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें नेट बेनिफिट सबसे ज्यादा है। अगर आप इंक्रीमेंटल निकालते हो तो उस सिचुएशन में आप डिफरेंस देख लो कि 143,325 है, तो पी का डिफरेंस प्रेजेंट से सबके डिफरेंस देखकर उसको इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट बोल दिया जाता है। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है 6 नंबर की वेटेज में। इस पे भी मेरे को तो प्रिंटिंग मिस्टेक लगती है, वो ये है कि शायद ये 2 और 3 जो है ये रिवर्स होने चाहिए, 2 ऊपर होना चाहिए, 3 नीचे होना चाहिए। बाकी मैंने जो आंसर प्रेजेंट किया वो डेटा के हिसाब से कर दिया, जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली यही आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, ये आप अच्छे से पढ़ के देख लो, ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के देख लो। और जो क्वेश्चन की डिमांड है इन एनी केस, ये जो डेटा जितना डेटा गिवन है उस डेटा के बेसिस पे तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने लेवरेजेस का चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, जो कि सबसे इजीएस्ट चैप्टर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्वेश्चन में एक बार रीड करूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि सर ये जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, ये इस डेटा से तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। M Limited capital structure on 31st March 2022 includes 50,000 equity shares of ₹100 each। सर कंपनी ने एक डेट पे अपने को बताया कि 50,000 शेयर्स है मेरे पास, ठीक है। 10,000 डिबेंचर्स हैं 150 रुपए वाले, 15% इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टर्म लोन है 20 लाख का, 7 साल में आपको इसको रीपे करना है, 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सर बात सारी समझ में आती है। अब कहते हैं एम लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है, शो द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। मुझे तो यही नहीं समझ में आया, ऊपर तो एम लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर 50,000 शेयर्स था, अब नीचे कहते हैं एम लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है उसमें 20,000 शेयर्स है, 32,000 प्रेफरेंस शेयर है, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, 25,000 14% फुल्ली सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है। कहानी समझ में ही नहीं आती, ये पक्का कहीं ना कहीं या तो दो क्वेश्चन का कोई मिक्सअप हो गया है या इसमें काफी सारा डेटा जो है वो मिसिंग है। देन रिक्वायरमेंट भी क्या पूछते हैं, फ्रॉम द अबव डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेवरेजेस ऑफ बोथ द फर्म्स। अब बोथ फर्म की बात तो तब आए जब दो फर्म हो, ये एम लिमिटेड है, ये भी तो एम लिमिटेड ही है। अगर मैं कहूं कि ये दो फर्म्स भी है, चलो ये एम लिमिटेड, ये नाम में गलती हो गई, तो लेवरेजेस कैसे कैलकुलेट करोगे? तो लेवरेजेस के लिए तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, वो डेटा कहां से लेकर आओगे? तो क्वेश्चन में कंपेयर भी करके बताओ कहते हैं उसको। तो क्वेश्चन का जो डेटा है और जो डिमांड है वो इन एनी केस मैच नहीं हो रही, तो ये क्वेश्चन 100% कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है। और इसके लिए मैं अगेन वही कहूंगा, सजेस्टेड आंसर का वेट करते हैं इंस्टीट्यूट के एमटीपी 1 का। हालांकि इंस्टीट्यूट ने एमटीपी 2 निकाल दिए, बट एमटीपी 1 का अभी तक आंसर नहीं दिया है। एमटीपी की सीरीज 2 आ चुकी है, बट एमटीपी सीरीज 1 जो था, सेट 1 था, उसका अभी तक अपने पास सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं हुआ है। तो ये जो कॉस्ट एफएम का एमटीपी दिया है, इसमें 2-3 इश्यूज हैं जो ऑफ कोर्स एक बार इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन आ जाए उसके बाद मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा आपके लिए, और उसमें क्लेरिफाई उन चीजों को करूंगा कि हम गलत थे या फिर इंस्टीट्यूट की प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी, क्या प्रॉब्लम थी, वो हम डिस्कस करें। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का पार्ट है। Z and J company has a capital mix
ऑफ 30% डेट और 70% इक्विटी। कंपनी है Z&J जिनके कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें 30% डेट होता है, 70% इक्विटी है। इट इज कंसीडरिंग वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कॉस्टिंग लेस देन ₹30 लाख। ये कुछ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को देख रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट 30 लाख से कम होगी। द कंपनी डज नॉट वांट टू डिस्टर्ब इट्स प्रेजेंट कैपिटल मिक्स। कहते हैं कंपनी अपने प्रेजेंट कैपिटल मिक्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह लेकर आएगी, पैसा रेज करेगी, तो उस सिचुएशन में डेट 30% और 70% इक्विटी होगा उसके अंदर। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द डेट एंड इक्विटी आर एज फॉलोज। कहते हैं अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट ये अबव 5 लाख नहीं है, ये अप टू 5 लाख होगा, क्योंकि अप टू 5 लाख है तो 8% और 14%, अबव 5 लाख तो नीचे लिखा हुआ है अबव 5 लाख एंड अप टू 20 लाख। लगता है इंस्टीट्यूट ने काफी जल्दीबाजी में ये एमटीपी बनाए हैं, तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स काफी सारी है इसके अंदर। अबव 20 लाख एंड अप टू 40 लाख 10 और 16%, अबव 40 लाख एंड अप टू 1 करोड़ 11 और 16.5%। अज्यूमिंग टैक्स का जो रेट है वो 50% लगाना आपको। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ टू प्रोजेक्ट ए एंड बी। दो प्रोजेक्ट ए और बी की कॉस्ट निकाल के बताओ। हुज फंड रिक्वायरमेंट आर। जो प्रोजेक्ट ए है उसकी कॉस्ट आपको फंड की रिक्वायरमेंट 9 लाख लेनी है, तो 9 लाख रुपए अगर फंड होगा ए का, तो उसमें 30% डेट रखना है, 70% इक्विटी रखना है। सिमिलरली 23 लाख अगर बी में फंडिंग होगी तो 30% डेट और 70% इक्विटी। इफ द प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू यील्ड आफ्टर टैक्स 11%, मान लो जो प्रोजेक्ट है उससे आपको 11% की रिटर्न मिलने वाली है, तो बताओ डिटरमाइन अंडर व्हाट कंडीशन इट वुड बी एक्सेप्टेबल। तो कौन सी कंडीशन में, कौन से केसेस में हमें प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस देनी है। तो सर इसके लिए सिंपल आपको WACC कैलकुलेट करके देना है। अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट ऑफ WACC आपको बनाना है। ये आपका 9 का ए पार्ट रहेगा। आपको WACC कैलकुलेट करना है। अगर मैं पहले प्रोजेक्ट ए की बात करूं तो देखो डेट होगा 30% और इक्विटी होगा 70%। डेट होगा 30% और इक्विटी होगा 70%। सर डेट और इक्विटी 30-70 होगा, लेकिन जब प्रोजेक्ट की फंडिंग 9 लाख तक की होगी, मतलब 5 लाख से 20 लाख में जब ये आएगा, तो डेट की कॉस्ट होगी 9% और इक्विटी की कॉस्ट होगी 15%। डेट की कॉस्ट होगी 9% और इक्विटी की कॉस्ट होगी 15%। तो अकॉर्डिंगली आपकी जो कॉस्ट होगी 0.105। तो सर ये कॉस्ट आएगी आपकी 13.2%। जबकि अगर मैं बात करूं तो आप कह रहे हो रिटर्न हमें 11% ही मिलनी है, तो फिर इस सिचुएशन में एक्सेप्टेबल है ही नहीं। अगर मैं दूसरे केस में जाता हूं, जो बी फंड है, बी में भी देखो डेट इक्विटी का पोर्शन तो यही रहना है। सर पोर्शन तो यही रहना है 30% और 70%। और जब आप बी में जाते हो तो आप कहते हो 23 लाख की फंडिंग जो कि 20 से 40 लाख में आएगी, तो कॉस्ट तो बढ़ रही है 10 और 16%। 10 और 16%। अच्छा टैक्स का रेट भी क्वेश्चन में गिवन था। अच्छा एक चीज ध्यान देना, टैक्स का रेट भी था 50% का। टैक्स का रेट भी यहां पे गिवन है 50% का। तो ये कॉस्ट ऑफ डेट है और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। तो यहां पे आप एक काम कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में अगेन यहां पे क्लैरिटी नहीं है कि ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है, ये चीज क्लियर नहीं है। लेकिन टैक्स का अगर रेट गिवन है 50%, तो यहां पे मैं एक छोटा सा करेक्शन करवाना चाहूंगा आपको कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो नॉर्मली जब गिवन होता है तो वो आफ्टर टैक्स ही गिवन होता है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है वो नॉर्मली बिफोर टैक्स गिवन होता है। नॉर्मली वो बिफोर टैक्स गिवन हुआ करता है। तो सर अगर मैं इसको बिफोर टैक्स एज्यूम करके चलूं तो ये 0.045 आएगा, और बी फंड के केस में जब ये कॉस्ट ऑफ डेट 10% है तो ये 0.05 आएगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये 0.0135 आता है। फिर भी मुझे लगता नहीं है कि ये एक्सेप्टेंस आ रही है, नहीं आ रही। 0.1185 दैट इज 11.85%। जब इसमें ही ज्यादा है तो फिर इसमें कम कैसे आ जाएगा। इसमें भी
0.015 0.112, सर ये भी ज्यादा ही है। कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। अगेन इसके लिए भी बात वही है, कॉस्ट ऑफ डेट मैंने एज्यूम करा है बिफोर टैक्स, तो उसको आफ्टर टैक्स कन्वर्ट कर दिया। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भी अगर आप ये कह दो कि ये बिफोर टैक्स है, तो फिर कहानी आपको अलग देखने को मिल सकती है। लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है नॉर्मली वो बिफोर टैक्स होती है, तो उसको आफ्टर टैक्स कर दिया। लेकिन सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होती है वो आफ्टर टैक्स ही कैलकुलेट होती है। अब अजम्पशन ये आप ले लो कि सर ये बिफोर टैक्स गिवन आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर लो, तो वो अलग बात है। बाकी इन केसेस में प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इससे जो रिटर्न आनी है वो केवल और केवल आपकी 11% ही रिटर्न कैलकुलेट होके आनी है। काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग से पॉइंट गिवन है। इवन कंफ्यूजिंग पॉइंट की मैं बात करूं तो क्लैरिटी कम है क्वेश्चंस में, जो कि आइडिया लगेगा आपको कब, सर जब इंस्टीट्यूट इसका एमटीपी का सजेस्टेड आंसर इश्यू करेगा तब। ये जो बी पार्ट है सिंपल क्वेश्चन है, A company manufacturer of electronic equipment is currently buying component X from a local supplier at a cost of 35 each. एक कंपनी मैन्युफैक्चरर है जो एक कंपोनेंट X है जो कि बाहर से परचेज कर रहे हैं 35 रुपए के हिसाब से, ठीक है। It has received a proposal to install a machine for the manufacture of the component. अब ये क्या चाह रहे हैं कि ये ना खरीद के हम अपनी मशीन खुद इंस्टॉल कर ले। And two alternative are available as under. पहला पॉइंट कहता है इंस्टॉलेशन ऑफ सेमी ऑटोमेटिक मशीन जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी 20 लाख, एनुअल फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ ₹20 लिखा हुआ है। मुझे केवल 20 तो नहीं लगता, ये 20 लाख ही होगी ऑफ कोर्स। एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 15 रुपए पर कंपोनेंट, क्योंकि सेकंड पॉइंट कहता है इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटिक मशीन इन्वॉल्विंग फिक्स्ड कॉस्ट 25 लाख, तो ऊपर भी ये 20 लाख ही होगा। और वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए पर कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड। इन दोनों मशीनों में से कोई सिलेक्शन करना है। क्वेश्चन चाहता क्या है, फाइंड द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट टू जस्टिफाई ए स्विच ओवर फ्रॉम परचेज ऑफ कंपोनेंट टू मैन्युफैक्चर ऑफ द सेम बाय इंस्टॉलिंग सेमी ऑटोमेटिक मशीन। कहते हैं बताओ कितनी कंपोनेंट की जरूरत हो कि हम बाहर से खरीदने की बजाय सेमी ऑटोमेटिक पे मूव कर जाए। इस क्वेश्चन में भी देखो मेरा तो ये मानना है ये क्वेश्चन एफएम वाले पार्ट में गिवन है, बट मुझे तो एफएम की बजाय ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला जो यूज होगा वो होगा कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर आप परचेज से सेमी ऑटोमेटिक में मूव करेंगे तो परचेज के केस में तो सर मेरी कोई फिक्स्ड कॉस्ट तो आती नहीं है, वो तो 35 रुपए पर यूनिट है। जबकि सेमी ऑटोमेटिक में मूव करूंगा तो 20 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट, तो डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट 20 लाख का है। और डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो बाई करता हूं तो 35 रुपए, जबकि बनाता हूं तो 15 रुपए, तो 35 माइनस 15 20 रुपए। इसका मतलब 1 लाख यूनिट पे तो कॉस्ट इन डिफरेंस आएगा। तो अगर 1 लाख यूनिट से ज्यादा आपकी जरूरत हो 1 लाख यूनिट पे तो इन डिफरेंस आएगा, मतलब दोनों केसेस में कॉस्ट सेम हो जाएगी। 1 लाख यूनिट से ज्यादा होगा तो वो बेटर ऑप्शन होता है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होती है। तो सर अबव 1 लाख के केस में जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है वो बेटर रहेगी। फिलहाल पहले पॉइंट का पहला पार्ट का आंसर ये है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सर सेकंड पॉइंट कहता है मैन्युफैक्चर ऑफ द सेम बाय इंस्टॉलिंग ऑटोमेटिक मशीन। परचेज करने की बजाय ऑटोमेटिक मशीन पे बनाऊं तो कितना आउटपुट वॉल्यूम हो कंपोनेंट का, ताकि मैं इसको जस्टिफाई कर सकूं। तो सर इसके लिए भी फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस 25 लाख है, क्योंकि परचेज में तो कोई फिक्स्ड कॉस्ट है नहीं और ऑटोमेटिक के लिए फिक्स्ड कॉस्ट 25 लाख है। बाई करूंगा बाहर से 35 रुपए, बनाऊंगा केवल 10 रुपए आता है ऑटोमेटिक पे। कितने का डिफरेंस हो गया, 25 का हो गया ना, 35 माइनस ये 25 का डिफरेंस हो गया, 25 का डिफरेंस हो गया सर, 35 माइनस 10
25 का डिफरेंस हो गया, तो सर ये भी 1 लाख यूनिट ही है। इसका मतलब परचेज को अगर आप मशीनों से कंपेयर करते हो तो अगर 1 लाख यूनिट से ज्यादा की डिमांड होती है कंपोनेंट की, तो आप बाहर से बाई मत करो, खुद बनाओ, खुद बनाओ। फिलहाल दोनों मशीनों का डेटा सेम बताता है कि 1 लाख यूनिट से ज्यादा की जरूरत हो तो आप खुद बनाओ। कौन सी मशीन? सर फिलहाल तो दोनों में सेम, लेकिन दोनों में सिलेक्शन की बात आएगी तो आगे जाके बात करूंगा मैं क्या होगा। अब सेकंड पॉइंट कहते हैं इफ द एनुअल रिक्वायरमेंट अगर 5 लाख यूनिट हो तो विच मशीन वुड यू एडवाइज द कंपनी टू इंस्टॉल? सर फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो ये तो कंपैरिजन था परचेज का मशीनों के साथ, अब हमें दोनों मशीनों में कंपैरिजन करना है तो अगेन कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट निकालेंगे। अब दोनों मशीनों में कंपैरिजन करना है तो फिक्स्ड कॉस्ट में डिफरेंस है 5 लाख का, डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट है 20 लाख और 25 लाख 5 लाख का, और दोनों की वेरिएबल कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो है 5 रुपए का। तो 1 लाख यूनिट जो है वो इनडिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब 1 लाख यूनिट के लेवल पे तो कोई भी मशीन ले लो, लेकिन अगर अबव 1 लाख होगा तो वो मशीन बेटर रहती है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होती है। सर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है आपकी ऑटोमेटिक मशीन में, 1 लाख यूनिट से ऊपर ऑटोमेटिक मशीन जो है वो बेटर है। तो इसका मतलब यह है 5 लाख यूनिट की अगर डिमांड है तो ऑफ कोर्स गो फॉर ऑटोमेटिक मशीन। और तीसरा पॉइंट कहता है व्हाट एनुअल वॉल्यूम वुड यू एडवाइज द कंपनी टू सिलेक्ट सेमी ऑटोमेटिक मशीन इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिक? तो सर सिंपल सी बात है, अगर लेस देन 1 लाख यूनिट्स हुई तो यू कैन गो फॉर सेमी ऑटोमेटिक। अगर आपको ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक में सिलेक्शन ही करना हो तो अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो अदरवाइज 1 लाख यूनिट से कम पे परचेज ज्यादा बेटर है। 1 लाख यूनिट का एग्जैक्ट लेवल है, 1 लाख यूनिट का एग्जैक्ट लेवल है तो आप सेमी ऑटोमेटिक के लिए जा सकते हो, फुल्ली ऑटोमेटिक के लिए भी जा सकते हो, या फिर आप परचेज के लिए भी जा सकते हो। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये मुझे एफएम का तो नहीं लगता, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लगता है, क्योंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट देखने को मिलते हैं। सर इसके बाद तो काफी कुछ मुझे तो प्रॉब्लम लगती है इस एमटीपी को लेकर, बाकी अलग अलग टीचर्स आपके सामने रखेंगे अपने अपने व्यूज, बाकी मैं तो देखो सिंपली वेट करूंगा किस चीज का, जो एमटीपी सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट देगा उनका अकॉर्डिंगली देखेंगे, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक्स एक कॉमन सी चीज है जो देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है वही चीजें यहां पे है कुछ। लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन। लेकिन इन चीजों में प्रॉब्लम देखो कहां पे होती है, अब अगर कहीं पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है तो जो सेल्फ स्टडी करने वाला बच्चा है जिसने वीडियो वगैरह भी ना देखे हो हमारे, तो उस सिचुएशन में वो कंफ्यूजन में ही रहेगा, सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। वो अपनी पूरी जी जान लगा देगा, सारी बुक्स वगैरह खोल के बैठ जाएगा, बट ये वाला क्वेश्चन तो लीवरेजेस तो नहीं निकलने वाले यहाँ पे। तो बस दिक्कत वही है कि जो सेल्फ स्टडी वाला बच्चा है उसको थोड़ी सी परेशानी होती है, बट कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जब एमटीपी के सॉल्यूशंस आ जाते हैं, सजेस्टेड आ जाते हैं बाय द इंस्टीट्यूट, तो बच्चों को मानना ही पड़ता है। इसके बाद देखो कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, 4 शॉर्ट नोट है, 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, 12 नंबर का है तो 4-4 नंबर की तीनों की वेटेज रहती है। और इस सीक्वेंस में सबसे पहले आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशंस बतानी है। जो ये थ्योरी क्वेश्चन है ये मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल में से ही करवा देता हूं। सर आपका जो स्टडी मटेरियल है उसके पेज नंबर 274 पे आपको लिमिटेशंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट मिल जाएगी, जहां पे ये 7 पॉइंट्स गिवन है, बट देखो 4 नंबर में 7 नंबर लिखने का कोई फायदा नहीं है। 4 नंबर के लिए आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 पॉइंट एग्जाम में मेंशन कर देना। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ एफएफएस फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट और ए बैलेंस शीट। इट फर्निश्ड ओनली सम एडिशनल इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो सिंपल ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट एक विकास स्टेटमेंट है जो कोई इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को रिप्लेस नहीं करता, केवल और केवल चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को शो करता है। इररेलेवेंट कह सकते हो, यू कैन से सर फंड फ्लो स्टेटमेंट इररेलेवेंट है, ये कहना चाह रहे हैं। सेकंड पॉइंट, दिस स्टेटमेंट लैक्स ओरिजिनलिटी
इट इज सिंपली रीअरेंजमेंट ऑफ डेटा अपियरिंग इन अकाउंट बुक। अगेन ये कहना चाहते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, क्योंकि जो अकाउंट की बुक में लिखते हो उसी का अलग तरीके से एक प्रेजेंटेशन है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो बेकार है मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि बताना ही अपने को बेकार बेकार चीजें है, लिमिटेशंस मतलब बेकार। इट इंडिकेट्स ओनली द पास्ट चेंजेस, इट कैन नॉट रिवील कंटिन्यूअस चेंजेस। ये पास्ट में जो बीत चुका है उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बताते हैं। बेकार मतलब when both the aspect of the transactions are current they are not considered। बिल्कुल दोनों अगर ट्रांजेक्शन करंट होते हैं, लाइक करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को कोई ट्रांजेक्शन इंपैक्ट करता है तो वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल को चेंज नहीं करता ना। क्योंकि अगर मैं कहता हूं कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सर अगर कैश पेमेंट करोगे क्रेडिटर्स को, होगा क्या, आपका क्रेडिटर्स भी कम हो जाएगा, कैश भी कम हो जाएगा। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट से अगर डिफर करेगी तो उससे वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज तो आएगा नहीं, तो फिर उनको इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, when both the aspect of the transaction are non-current even they are not included in fund flow statement। क्योंकि जब दोनों ही नॉन करंट होंगे, जैसे मैं कहता हूं आपने फिक्स्ड एसेट खरीदी और उसके बदले में आपने शेयर इश्यू कर दिए। सर फिक्स्ड एसेट खरीदे और शेयर इश्यू कर दिए तो फिक्स्ड एसेट और शेयर इंपैक्ट हुआ, वर्किंग कैपिटल की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों नॉन करंट है तो भी इग्नोर कर दिए जाते हैं। एक करंट एक नॉन करंट होता है तब जाके फंड फ्लो स्टेटमेंट इंपैक्ट होता है। बस 5 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है देखो मेरे हिसाब से, बाकी आप 6th और 7th भी पढ़ के देख सकते हो। सब मैनेजमेंट अकाउंटेंट आर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस स्टेटमेंट इज नॉट आइडियल टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। मतलब बेकार स्टेटमेंट है। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज हिस्टोरिक इन फ्यूचर, पास्ट की बात करता है। Hence this projected fund flow statement cannot be prepared with much accuracy। पास्ट के लिए बनता है मेनली, प्रोजेक्टेड बनाते हो तो उसकी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं मानी जाती है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट तो वैसे भी अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली भी लाइफ में ज्यादा कोई यूजेबल आइटम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है वॉल्टर मॉडल की अजम्पशन। जो आप डिविडेंड डिसीजन में वॉल्टर मॉडल पढ़ते हो उसकी अजम्पशंस आपको मेंशन करनी है। तो ये वॉल्टर मॉडल है जिसमें आपको वॉल्टर मॉडल की अजम्पशंस लिखनी है। अजम्पशंस ये हैं, ये आपको एग्जाम में मेंशन करनी है 4 नंबर के लिए। 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट मेंशन कर देना। ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स लाइक डेट और इक्विटी कैपिटल आर नॉट यूज्ड। ये अजम्पशन है, थ्योरेटिकल अजम्पशन। पॉइंट नंबर 2, विद एडिशन इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन द फर्म्स बिजनेस रिस्क डज नॉट चेंज। कहते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट से बिजनेस की रिस्क चेंज नहीं होती। इट इंप्लाइज दैट आर एंड के आर कांस्टेंट, मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहते हैं। सी पॉइंट कहता है देयर इज नो चेंज इन द की वेरिएबल नेमली ईपीएस और डीपीएस में कोई चेंज नहीं होता। द वैल्यूज ऑफ डी एंड ई may be changed in the model to determine result but any given value of E and D are assumed to remain constant in determining a given value। कहते हैं D और E जो constant रखते हैं। हाँ कोई डिसीजन मेकिंग के लिए आप वैल्यूज को चेंज करके कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो ले सकते हो, बट ये कहते हैं D और E कांस्टेंट रहते हैं। और D पॉइंट कहता है फर्म हैज परपेचुअल वेरी लॉन्ग लाइफ होती है फर्म की। तो इसमें देखो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग लाइफ वाला पॉइंट ठीक लगता है, बाकी तो इररिलेवेंट सी अजम्पशंस होती है। और ये भी अजम्पशन ही होती है कि वॉल्टर का सजेशन था कि R इज ग्रेटर देन K है तो पे आउट रेशियो 0 होना चाहिए, R इज इक्वल टू K है तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रखो। R इज लेस देन K है तो 100% ऑप्टिमम पे आउट रेशियो होना चाहिए। ये तो हम जब वॉल्टर मॉडल डिस्कस करते हैं अपनी क्लासेस में तब भी डिस्कशन करते ही हैं। तो ये 4 पॉइंट मेनली पहले वाले लिख देना, 4 में से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड पे शॉर्ट नोट मेंशन करना है। तो ये है आपका पेज नंबर 220 पे आपको मिल जाएगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, ये मिल जाएगा आपको। इस पे आपको शॉर्ट नोट मेंशन करना है। तो ये तो काफी ज्यादा लिखा हुआ है, 4 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें से कोई भी 5 से 6 पॉइंट बनाकर निकाल कर लिख सकते हो। FCCB शॉर्ट में बोलते हैं, मींस बॉन्ड्स इश्यूड इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट स्कीम एंड सब्सक्राइब्ड बाय ए नॉन रेजिडेंट। ये कौन खरीदता है? नॉन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी में। एंड कन्वर्टिबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर ऑफ द इशूइंग कंपनी इन एनी मैनर, क्योंकि कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होते हैं तो ये बॉन्ड्स शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, आइदर इन होल और इन पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनी इक्विटी रिलेटेड वारंट्स अटैच्ड टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि इस बॉन्ड के साथ वारंट अटैच होते हैं जिसको आप कन्वर्ट करवा सकते हो इक्विटी शेयर्स में। द FCCBs आर अनसिक्योर्ड होते हैं,
कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एंड एन ऑप्शन फॉर कन्वर्जन इनटू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द इश्यूअर कंपनी. इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन प्राइस इफ कन्वर्जन प्राइस इज नॉट एक्सरसाइज्ड इज पेबल इन डॉलर्स में पेमेंट होता है इसका. इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो बाय इंडियन डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स. FCCBs are denominated in any freely convertible foreign currency. FCCB have been popular with issuers. Local debt market can be restrictive in nature with comparatively short maturity and high interest rate. Local market में ये इश्यू नहीं होते, foreign market में इश्यू होते हैं, नॉन रेजिडेंट इसको बाई करते हैं. On the other hand, straight equity issue may cause a dilution in earning and certainly a dilution in control which may shareholder, especially major family shareholder, would find unacceptable. जिसकी क्योंकि जब कोई इक्विटी शेयर डायरेक्ट इश्यू करते हो तो डायल्यूशन ऑफ इक्विटी होता है, कंट्रोल पावर जाती है, इस वजह से एफसीसीबी के थ्रू फंडिंग रेज की जाती है. Thus, the low coupon security which defers shareholder dilution for several years can be alternative to an issue. आप कहोगे सर इसमें भी तो कन्वर्टिबल का ऑप्शन होता है लेकिन आज ही थोड़ी ना कन्वर्ट करवा लेगा. एक टाइम पीरियड होता है कि 5 साल 7 साल के बाद आप कन्वर्ट करवा सकते हो. फॉरेन इन्वेस्टर ऑल्सो प्रीफर एफसीसीबीज बिकॉज ऑफ द डॉलर डिनोमिनेटेड सर्विसिंग, द कन्वर्जन ऑप्शन एंड द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड बाय द कन्वर्जन. सिंपल सी बात कहूं तो एफसीसीबी जो है वो कंपनीज के लिए भी बेटर है और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ. तो आप सिंपल इसमें से 2-4 पॉइंट मेंशन कर दो कि नॉन रेजिडेंट इसको बाई करते हैं, फॉरेन करेंसी में इश्यू किया जाता है, एक टाइम पीरियड के बाद कन्वर्टेबल होते हैं इनटू इक्विटी शेयर, अनसिक्योर्ड होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है. ये सारे पॉइंट आप यहां पे मेंशन कर सकते हो. इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट शॉर्ट नोट की बात करें तो सर ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ही है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेनली 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे शॉर्ट नोट लिखना है. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे आपको शॉर्ट नोट मिल जाएगा आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 207 पे. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की हेडिंग आपको यहां पे मिल जाएगी. दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डायरेक्टली वैल्यू ऑफ द शेयर से रिलेटेड होता है. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज कंसीडर्ड एज द एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज. When the firm maximizes the stockholders' wealth, that is shareholders' wealth, the individual stockholder can use this wealth to maximize his individual utility, and wealth maximization is the single substitute for a stockholder's utility. सिंपल सी बात है, wealth maximization का मतलब है शेयर का प्राइस बढ़ता है, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ती है. स्टॉक होल्डर की जो वेल्थ होती है वो कैसे शो की जाती है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस. तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होगा, जैसे जैसे ये प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ वैसे वैसे शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ती जाती है. अब कई ऑथर कहते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज बेटर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो फेवर करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का. तो वो आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं, कहते हैं ड्यू टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म मनी लेंडर्स गेट देयर पेमेंट इन टाइम. मतलब अच्छा बोला जाएगा. The long time lenders to get a fixed rate of interest in their investment. Wealth maximization है तो जो शॉर्ट टर्म मनी लेंडर है उनको पैसा टाइम से मिलता है, लॉन्ग टर्म वालों को इंटरेस्ट भी टाइम से मिलता है. एम्प्लॉइज शेयर इन द वेल्थ गेट्स इंक्रीज्ड, एम्प्लॉइज का शेयर भी बढ़ता है, ईसॉप वगैरह होते हैं उनको भी बेनिफिट होता है. द वेरियस रिसोर्सेज आर पुट इन इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट यूज. और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अगेंस्ट जाते हैं वो कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सोशली अनडिजायरेबल होता है. भाई क्यों सोशली अनडिजायरेबल होता है मुझे तो नहीं समझ में आता है. इट इज नॉट ए डिस्क्रिप्टिव आइडिया. ओनली स्टॉक होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डज नॉट लीड टू फर्म्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. कहते हैं शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ती है, जरूरी नहीं है कि फर्म की वेल्थ भी बढ़े. द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज एंडेंजर्ड कब व्हेन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेटेड. और ओनरशिप और मैनेजमेंट तो देखो अलग अलग ही होती है वैसे तो ठीक है, कुछ फेवर करते हैं कुछ ऑथर्स इसके अगेंस्ट में जाते हैं. तो ये हमारा कॉस्ट एफएम का एमटीपी आईसीएमएआई ने सेट 1 जो इश्यू करा था उसका सॉल्यूशन था. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि सेट 2 का सॉल्यूशन भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे आपके लिए, क्योंकि सेट 2 इंस्टीट्यूट ने इश्यू कर दिया. बाकी जहां पे भी मैंने क्वेश्चनिंग रेज करी है कि यहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में, तो वहां पे भी अगर इंस्टीट्यूट का कोई बेटर सॉल्यूशन आता है या कोई प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से अदरवाइज सॉल्यूशन आता है तो वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा क्लेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर क्या गलती एमटीपी के अंदर थी और इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से उसका सॉल्यूशन
प्रेजेंट किया है, जिसमें मेनली अगर मैं बात करूं तो मेनली एक दो क्वेश्चंस में ज्यादा प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 8B में, क्योंकि बाकी क्वेश्चन को हम टच तो कर पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8B का जो डेटा है और रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही, तो हम उस डेटा को टच भी नहीं कर पा रहे, मतलब उस क्वेश्चन को स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे। तो मेनली जो है वो क्वेश्चन नंबर 8B है। बाकी भी जहां जहां पे मैंने बोला है कि भाई इसके लिए हमें सजेस्टेड एक बार देख लेने एमटीपी के सजेस्टेड आंसर बाय द इंस्टीट्यूट, वो हम बिल्कुल देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, काफी सारे टेस्ट वैसे हो चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी कुछ टेस्ट अभी बचे हुए हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के थ्रू हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग इंटर की, कॉस्ट एफएम, सीएमए इंटर, ओएमएसएम, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएमए फाइनल का एससीएम। तो ये टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा मैं नेक्स्ट एमटीपी का सॉल्यूशन। थैंक यू, बाय बाय।